Hello everyone, welcome to Oliver. So here we will discuss top 200 last 3 months banking current affairs और यहाँ पे हम part 1 इसका discuss करेंगे पहले आज, ठीक है. And guys, in next 2 days I'm going to bring इस तरीके के आपके लिए long sessions, so please stay tuned on the channel. आपको इस तरीके के काफी मैं लॉन्ग सेशंस अभी प्रोवाइड करने वाली हूँ अगले 2 से 3 दिन में. एंड उससे पहले चैनल जरूर सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दिस बेल आइकन. What percentage growth rate does IMF projects for India in 2021? IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कितना ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट करा है इंडिया का 2021 के लिए, ठीक है. व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडिया, दैट इज 9.5%, ऑप्शन बी. So IMF projects 9.5% growth rate for India in 2021 and 8.5% for 2022. तो याद रखना कि 9.5% तो 2021 के लिए और 8.5% 2022 यानी कि 2022 के लिए. India's economy is gradually recovering from a deep contraction in the fiscal year ended March 31st, 2021 and a subsequent severe second wave of COVID-19. तो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो ग्रेजुअली रिकवर कर रही है, जो डीप कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, जो कि फिस्कल एंड हुआ था मार्च 31 2021 को, जब इंडिया की इकोनॉमी कितनी थी 7.3% थी एंड अ सब्सिक्वेंट जो सेकेंड वेव आई थी उस वजह से. तो अब इंडिया की जो इकोनॉमी है वो ग्रेजुअली रिकवर कर रही है. तो इस वजह से आईएमएफ ने 9.5% ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट करा है 2021 का और 8.5% करा है सिमिलरली 2022 का. So next is Ladakh government can now acquire what percent of the paid up equity capital of Jammu and Kashmir Bank Limited. तो जो लद्दाख गवर्नमेंट है वो कितना एक्वायर कर सकते हैं, कितना परसेंट पेड अप कैपिटल, पेड अप इक्विटी कैपिटल का एक्वायर कर सकते हैं किस बैंक का, ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड का, ठीक है, JNK बैंक. सो दैट इज 8.23%, ऑप्शन बी. 8.23% लद्दाख गवर्नमेंट. How much penalty is imposed on Axis Bank for non-compliance with certain provisions by RBI? इनमें से कितना पेनल्टी इम्पोज करा गया है एक्सिस बैंक पे, किसके चीज के लिए, फॉर नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन प्रोविजंस बाय RBI. जो RBI नॉर्म्स या RBI के सर्टेन प्रोविजंस है उसको ना फॉलो करने के लिए पेनल्टी लगाई गई है. सो दैट इज 5 करोड़, 5 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई है, ऑप्शन बी. एक्सिस बैंक इज अ प्राइवेट सेक्टर बैंक विद हेडक्वार्टर्स इन मुंबई, ठीक है. Who among the following wrote the book The India Story? इनमें से किसने ये बुक लिखी है जिसका नाम है इंडिया स्टोरी? तो वो लिखी है डॉक्टर बिमल जालन ने, ऑप्शन सी. डॉक्टर बिमल जालन ने ये बुक लिखी है. और डॉक्टर बिमल जालन है कौन? ठीक है, आप में से काफी लोगों ने इनका नाम सुना होगा. तो डॉक्टर बिमल जालन फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के, ठीक है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके हैं. करंट गवर्नर कौन है आरबीआई के? वो है शक्तिकांता दास. शक्तिकांता दास जो है ही इज द करंट गवर्नर ऑफ आरबीआई. मुझे आप कमेंट्स में बताना हाउ मेनी डेप्यूटी गवर्नर्स आर देयर इन आरबीआई. ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि आरबीआई में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में टोटल कितने डेप्यूटी गवर्नर्स हैं. और आपको सिर्फ ये नहीं बताना कि टोटल कितने हैं, यू हैव टू टेल कि आपको उनके नाम भी बताने की, उन डेप्यूटी गवर्नर्स का नाम भी बताना है. अगर किसी ने ठीक से सुना है तो यू मस्ट हैव गॉट द आंसर. Next is Banking and Financial Services Major Goldman Sachs has opened a global center where. Banking and Financial Services Major है जिसका नाम है Goldman Sachs, उसने अपना ग्लोबल सेंटर कहाँ पे ओपन करा है? You have to tell where it has opened a global center. तो it has opened in हैदराबाद, ठीक है, ऑप्शन ई. तो ये हैदराबाद में ओपन करा है गोल्डमैन सैक्स ने. बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज मेजर है वो. So, Goldman Sachs has opened a new facility in Hyderabad as part of its commitment to expand its global center for engineering and business innovation in India. तो ये उसका कमिटमेंट है गोल्डमैन सैक्स का कि वो एक्सपेंड कर रहा है अपना ग्लोबल सेंटर इंजीनियरिंग और बिजनेस इनोवेशन के लिए इंडिया में, ठीक है. The new office is expected to have about 800 people by year end and grow to over 2500 people by 2023. तो जो नया ऑफिस है हैदराबाद में वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि ईयर एंड तक वहां पे करीब 800 लोग हो जाएंगे, मतलब करीब 800 पीपल वहां पे हो जाएंगे ईयर एंड तक. और साथ ही साथ वो ग्रो कर जाएगा अराउंड 2500 पीपल बाय 2023, मतलब करीब 2500 लोग हो जाएंगे 2023 तक बाय 2023, ठीक है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है? ये 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, यू हैव टू टेल कि विच वन इज ट्रू.
First one is the DRIP Phase 2 signed between India and World Bank aims to make existing dams safe and resilient. जो ड्रिप करके एक प्रोजेक्ट है जो उसका फेज 2 है वो साइन करा गया है इंडिया और वर्ल्ड बैंक के बीच में, जिसका मेन एम्बिशन है कि जो एग्जिस्टिंग डैम्स हैं उनको सेफ और रिसाइलिएंट बनाना. ठीक है, सो दिस इज ट्रू. तो पहला स्टेटमेंट इज ट्रू. दिस प्रोजेक्ट शैल कवर 120 डैम्स अक्रॉस 10 स्टेट्स. इस प्रोजेक्ट में करीब 120 डैम्स कवर करे जाएंगे, 120 डैम्स कवर करे जाएंगे 10 स्टेट्स के. ठीक है, अक्रॉस 10 स्टेट्स. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. दिस प्रोजेक्ट इन्वॉल्व $2.5 बिलियन लोन एग्रीमेंट. इस प्रोजेक्ट के लिए करीब 2.5 बिलियन डॉलर लोन एग्रीमेंट चाहिए. दिस इज फॉल्स. ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बोथ 1 एंड 2, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, थर्ड आपका इनकरेक्ट है. अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं. सो इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक साइन $250 मिलियन प्रोजेक्ट टू मेक एग्जिस्टिंग डैम सेफ एंड रिसाइलिएंट. तो ये $250 मिलियन का प्रोजेक्ट है डैम्स को सेफ और रिसाइलिएंट बनाने के लिए, एग्जिस्टिंग डैम्स को. ठीक है, इसमें कोई भी नए डैम्स नहीं बनाने जाएंगे, जो एग्जिस्टिंग डैम्स है उसमें. To enhance water security and support sustainable development, the Government of India signed a $250 million loan agreement with the World Bank for the DRIP Phase 2 to make existing dams and communities safe and resilient across India. ठीक है, ये तो बता ही दिया. This is for 120 dams. ठीक है, 120 dams across 10 states. 10 states कौन कौन सी है वो भी देख लो. छत्तीसगढ़, गुजरात, केरला, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, उड़ीसा, मेघालय, मणिपुर एंड महाराष्ट्र. दीज आर द 10 स्टेट्स. ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फ्रॉम वन ऑफ द 10 स्टेट्स, या फिर इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि 10 स्टेट, मतलब इस तरीके से आपका क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, जैसे अभी हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट या करेक्ट स्टेटमेंट में भी इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, द सेकेंड डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट. ठीक है, ड्रिप 2 जो है वो सेकेंड डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट है. ड्रिप का ये फुल फॉर्म है बेसिकली डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, क्योंकि यहाँ पे एग्जिस्टिंग डैम्स को सेफ और रिसाइलेंट बनाया जा रहा है. तो इससे याद रखना मतलब रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट. Which bank has recently been impaneled by RBI to act as an agency bank to facilitate transactions related to government businesses? इनमें से कौन सा बैंक है जो कि हाल ही में impaneled हुआ है by RBI, जो कि एजेंसी बैंक की तरह एक्ट करेगा ट्रांजेक्शन्स को फैसिलिटेट करने के लिए, जो कि गवर्नमेंट बिजनेसेस से रिलेटेड है, विच आर टोटली रिलेटेड टू गवर्नमेंट बिजनेसेस. सो दैट इज IndusInd. ऑप्शन डी, IndusInd बैंक. ठीक है, याद रखना कैसे एक्ट करेगा, एज एन एजेंसी बैंक. On which cooperative bank did RBI impose the penalty of 50.35 lakh recently? इनमें से कौन से cooperative बैंक पे RBI ने penalty impose की है 50.35 lakh की? तो that is जन लक्ष्मी cooperative bank, option A. So RBI ने हाल ही में penalty impose की है 50.35 lakh की जन लक्ष्मी cooperative bank पे. Next is, with which of the following did SBI General Insurance announced a tie-up to increase insurance penetration in rural markets? इनमें से किसके साथ जो SBI General Insurance है उसने एक टाई-अप अनाउंस करा है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए रूरल मार्केट्स में. जो रूरल मार्केट्स है वहाँ पे इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, इंश्योरेंस को थोड़ा इंक्रीज करने के लिए, रीच इंक्रीज करने के लिए. सो दैट इज मणिपाल बिजनेस सॉल्यूशंस, ऑप्शन ई. सो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने मणिपाल बिजनेस सॉल्यूशंस के साथ टाई अप करा है. इसको आप याद कैसे कर सकते हो, थोड़ा सा वैसा है. जैसे कि आपको पता है कि पहले ये बैंक ऑफ बड़ौदा के एग्जाम वगैरह हुए थे, कैनेडा के हुए थे, जिसमें मणिपाल में ट्रेनिंग वगैरह दी जाती थी. तो बस उसी को ऐसे याद रख लो कि मणिपाल बिजनेस, तो वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है. ठीक है, तो इस तरीके से याद रख लेना एसबीआई जनरल इंश्योरेंस. ठीक है, नॉट बीओबी और समथिंग, कंफ्यूज मत होना, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस है वो. आई नो स्टूपिड ट्रिक, बट या थोड़ा याद करने के लिए सही है, और इस तरीके से ही हम चीज़ों को रिलेट करके करंट अफेयर्स को याद करते हैं, राइट. चलो अगला देखते हैं. RBI has imposed a penalty of how much on Hewlett Packard Financial Services Private Limited, Bengaluru, for non-compliance with certain directions issued by it. So RBI Reserve Bank of India ने कितने की पेनल्टी लगाई है Hewlett Packard फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जो कि बेंगलुरु बेस्ड है,
किस चीज के लिए? फॉर नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन डायरेक्शंस इश्यूड बाय इट। मतलब आरबीआई ने काफी सारे डायरेक्शन जैसे आरबीआई इश्यू करते हैं, तो अगर आप उन डायरेक्शंस को फॉलो ना करो, ठीक है, तो वो नॉन कंप्लायंस आ जाते हैं आरबीआई के डायरेक्शन जो भी वो इश्यू करते हैं। तो इसीलिए आरबीआई क्या करते हैं, आरबीआई फिर पेनल्टी लगाता है, ठीक है। तो आरबीआई ने कितनी पेनल्टी लगाई है? 6 लाख की, ऑप्शन ए, ठीक है। तो 6 लाख की पेनल्टी लगाई है हेवलेट पैकर्ड फाइनेंशियल सर्विसेज। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कहाँ पर है ये, तो याद रखना कहाँ बेस्ड है ये, बेंगलुरु। Suryodaya Small Finance Bank launched the Suryodaya Health and Wellness Savings Account, which offers a top-up health insurance of how much? तो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है इसने लॉन्च करा है सूर्योदय हेल्थ एंड वेलनेस सेविंग अकाउंट, जो कि टॉपअप हेल्थ इंश्योरेंस ऑफर करेगा कितने का? विच ऑफर्स अ टॉपअप हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ 25 लाख, 25 लाख का ये टॉपअप हेल्थ इंश्योरेंस ऑफर करेगा सूर्योदय हेल्थ एंड वेलनेस सेविंग अकाउंट, ठीक है। जो स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक होते हैं ये सेम चीज पे डील करते हैं, ये नीश बैंक की कैटेगरी में आते हैं, NICHE। नीश बैंक को हम डिफरेंशिएटेड बैंक्स भी कहते हैं, तो दे कम अंडर कैटेगरी ऑफ नीश बैंकिंग और डिफरेंशिएटेड बैंकिंग, ठीक है। और जो नीश बैंकिंग या डिफरेंशिएटेड बैंकिंग का मतलब ये है कि जो एक पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में वो डील कर रहे हैं, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक इसीलिए इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। Which of the following bank has recently announced the launch of the Pay Your Contact service? इनमें से कौन सा बैंक है जिसने हाल ही में अनाउंस कराया है लॉन्च किसका? Pay Your Contact सर्विस का, ठीक है। सो द आंसर इज कोटक महिंद्रा बैंक, ऑप्शन ए कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक का हेडक्वार्टर याद रखना, इट इज इन मुंबई, ठीक है। इट्स अ प्राइवेट सेक्टर बैंक हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई, ठीक है। एसबीएम बैंक पे क्वेश्चन एक बार आ गया था यहाँ पे ऑप्शन में, तो मैं ऐसे ही बता देती हूँ। एसबीएम बैंक का जो फुल फॉर्म है दैट इज स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशियस। तो एक बार पूछ लिया गया था कि जो एसबीएम बैंक है वो कहाँ का बैंक है, तो वो मॉरिशियस का है, ठीक है। तो पूरा भी आ जाता है एसबीएम बैंक, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशियस, यहाँ पे शॉर्ट में आपको एसबीएम बैंक भी दे देंगे, ठीक है। Which of the following SFB has partnered with digital lender LoanTap to provide personal loans to salaried professionals? इनमें से कौन सा SFB है? यानी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक को शॉर्ट में SFB भी बोला जाता है, जिसने पार्टनर करा है डिजिटल लेंडर LoanTap के साथ पर्सनल लोन्स प्रोवाइड करने के लिए टू सैलरीड प्रोफेशनल। जो सैलरीड प्रोफेशनल्स हैं उनको पर्सनल लोन्स प्रोवाइड करने के लिए। सो द आंसर इज उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन ई। अगेन आप समझ जाइए कि मैं आपको क्या पूछने वाली हूँ। मैं पूछने वाली हूँ कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। गाइज रिमेंबर, स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट बैंक्स, इनके हेडक्वार्टर अच्छे से देख लेना। So, Ujjivan Small Finance Bank has partnered with digital lender LoanTap to provide personal loans to salaried professionals. Okay, this is part of Ujjivan Small Finance Bank's application programming interface banking initiative. तो ये जो part है ना जिसमें सैलरीड प्रोफेशनल्स को पर्सनल लोन दिए जाएंगे, ये उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस बैंकिंग इनिशिएटिव का पार्ट है, ठीक है। जो कमेंट्स में आपको पता है क्या बताना है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। इंटरनेशनल डे ऑफ कॉपरेटिव्स इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? ठीक है, आपको बताना है इंटरनेशनल डे ऑफ कॉपरेटिव्स हर साल कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है हर साल फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई। तो देयर इज नो फिक्स डेट, जो भी जुलाई का पहला सैटरडे होगा उस दिन ही होता है इंटरनेशनल डे ऑफ कॉपरेटिव्स, ठीक है। सो जस्ट डोंट गेट कंफ्यूज इन दिस थिंग। So International Day of Cooperatives is celebrated on the first Saturday of July every year. The aim is to increase awareness on cooperatives and promote the movement's successes and ideals of international solidarity, economic efficiency, equality and world peace. तो जो मेन एम है इसका वो इंक्रीज करना है अवेयरनेस ऑन कॉपरेटिव्स और साथ ही साथ प्रमोट करना है मूवमेंट सक्सेसेस एंड आइडियल्स ऑफ इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी, इकोनॉमिक एफिशिएंसी, इक्वालिटी एंड वर्ल्ड पीस। और 2021 का 2021 का थीम आ सकता है वेरी इंपॉर्टेंट, वो है रीबिल्ड बेटर टुगेदर, ठीक है। दिस इज द थीम, रीबिल्ड बेटर टुगेदर, ठीक है। सो गाइज मान के चलिए कि एग्जाम में एक डेज पे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। या तो डे पूछ लेंगे कि ये दिन कब बनता है, या तो ऐसे आ जाता है, या फिर थीम, मतलब कुछ ना कुछ आ जाएगा और हो सकता है दोनों टाइप के क्वेश्चन आ जाए।
Recently, RBI has tweaked the norms for interest on the amount left unclaimed with the bank after a term deposit matures. Which among the following is included in the term deposit? So हाल ही में RBI ने ट्वीक करे हैं, मतलब चेंजेस करे हैं नॉर्म्स में फॉर इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट जो कि अनक्लेम रह जाता है बैंक के पास आफ्टर अ टर्म डिपॉजिट मेच्योर. मतलब जब टर्म डिपॉजिट मेच्योर होता है तो जो अमाउंट बैंक लेफ्ट रहता है वो अनक्लेम रह जाता है विद द बैंक. ठीक है, उसके ऊपर. सो विच अमंग द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द टर्म डिपॉजिट. ठीक है, ये आपको 4 चीजें दी हुई हैं, आपको ये बताना है इनमें से कौन सी चीज है जो कि टर्म डिपॉजिट में इंक्लूडेड है. ठीक है, सो फर्स्ट इज रेकरिंग डिपॉजिट जिसको हम बोलते हैं आरडी. ठीक है, तो रेकरिंग डिपॉजिट के टर्म डिपॉजिट में इंक्लूडेड है. यस इट इज. ठीक है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. देन कैश सर्टिफिकेट्स भी है, सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट. री इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट्स भी है होता है और एन्युटी भी. मतलब ये चारों जो है ये आपके टर्म डिपॉजिट में आते हैं. रिकरिंग डिपॉजिट, कैश सर्टिफिकेट्स एंड री इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट्स एंड एन्युटी डिपॉजिट्स. ठीक है, नाउ वी हैव टू टाइप ऑफ डिपॉजिट. एक होता है हमारा डिमांड, एक होता है टर्म. टर्म मतलब एक मेच्योरिटी होने के बाद ही आप पैसा निकाल सकते हैं. ठीक है, डिमांड का मतलब होता है कि आप ऑन डिमांड, जैसे कि आपकी करंट और सेविंग्स अकाउंट है तो हम लोग जनरली जब अकाउंट खुलवाते हैं जहाँ से हमें पैसे बार बार निकालने पड़ते हैं तो हम सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, राइट, जहाँ से हम अपने मैक्सिमम ट्रांजेक्शन करते हैं. ठीक है, टर्म डिपॉजिट में कभी भी हम टर्म डिपॉजिट में बेसिकली हम सेविंग पर्पज से देखते हैं. ठीक है, सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन ई. तो उसका आंसर हो गया ऑप्शन ई, ऑल ऑफ द अबव. So RBI has tweaked the norms for interest on the amount left unclaimed with the bank after a term deposit matures. It has decided that if a term deposit matures and proceeds are unpaid, the amount left unclaimed with the bank shall attract the rate of interest as applicable to the saving account or the contracted rate of interest on the mature TD, whichever is lower. ठीक है, तो इसने डिसाइड करा है, आरबीआई ने डिसाइड करा है कि अगर जब टर्म डिपॉजिट मेच्योर होगा, इफ अ टर्म डिपॉजिट मेच्योर्स एंड प्रोसीड्स आर अनपेड, और प्रोसीड्स जो होंगे वो अनपेड होंगे, तो जो अमाउंट होगा जो अनक्लेम्ड लेफ्ट होगा बैंक के पास वो अट्रैक्ट करेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि एप्लीकेबल होता है सेविंग अकाउंट के पे. ठीक है, विच इज एप्लीकेबल टू द सेविंग अकाउंट, या फिर कॉन्ट्रैक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द मेच्योर टीडी, या फिर कॉन्ट्रैक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट टीडी मतलब टैक्स डिडक्शन एट सोर्स. ठीक है, सॉरी टीडी, टर्म डिपॉजिट नॉट टैक्स डिडक्शन एट सोर्स. तो जो कॉन्ट्रैक्टेड रेट होगा मेच्योर टीडी पे, तो जो भी लोअर होगा, मतलब जिस पे भी इंटरेस्ट लोअर होगा इन दोनों में से उसको कंसीडर करा जाएगा. द न्यू नॉर्म्स आर एप्लीकेबल फॉर डिपॉजिट्स इन ऑल कमर्शियल बैंक. तो ये जो न्यू नॉर्म्स है ये जो एप्लीकेबल है सारे डिपॉजिट्स के लिए, कहाँ कहाँ पे ये भी देख लो, ये क्वेश्चन आ सकता है. तो ये एप्लीकेबल है सारे कमर्शियल बैंक्स में, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में, लोकल एरिया बैंक में, ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक, ये इन चारों बैंक्स पे एप्लीकेबल है. ठीक है, इसमें देख लो गाइस, पेमेंट बैंक्स आर नॉट इंक्लूडेड. ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है बट पेमेंट बैंक नहीं इंक्लूडेड है. टर्म डिपॉजिट रेफर्स टू एन इंटरेस्ट बियरिंग डिपॉजिट रिसीव बाय अ बैंक फॉर अ फिक्स पीरियड. ये मैंने आपको बता दिया था कि एक फिक्स पीरियड के बाद वो होता है. इट ऑल्सो इंक्लूड डिपॉजिट सच एज रिकरिंग, क्यूमुलेटिव, एन्युटी, री इन्वेस्टमेंट, कैश सर्टिफिकेट. ठीक है, और आपका जो एफडी होता है फिक्स डिपॉजिट वो भी आपका टर्म डिपॉजिट में ही आता है. ठीक, last question, which of the following term refers to high grade bonds issued by certain national governments and private organizations? इनमें से कौन सा टर्म है जो रेफर करता है हाई ग्रेड बॉन्ड्स को जो कि इश्यू करते हैं certain national governments or private organization, which is issued by certain national governments and private organization. high grade bond है, very very important term, that is called gilt edged securities. गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज होते हैं वो. ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये. ठीक है, ये आपके इंटरव्यू और ऑब्जेक्टिव मतलब किसी में भी आ सकता है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट बायो बैंक इन आयुर्वेद इज एस्टेब्लिश्ड एट विच इंस्टीट्यूट. जो वर्ल्ड का पहला बायो बैंक है आयुर्वेद में वो किस इंस्टीट्यूट में एस्टेब्लिश, वो किस इंस्टीट्यूट में एस्टेब्लिश हुआ है, किसी इंस्टीट्यूट के अंदर ये एस्टेब्लिश हुआ है. सो दैट इंस्टीट्यूट इज ऑप्शन बी AIIA न्यू दिल्ली. AIIA जो कि न्यू दिल्ली में है. अभी इसके बारे में हम बात करते हैं. Market regulator SEBI has introduced the concept of accredited investors in the Indian securities market, where an individual can be an accredited investor if his or her net worth is how much. मार्केट रेगुलेटर सेबी जो है जो कि कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है, उसने इंट्रोड्यूस करा है कॉन्सेप्ट एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स का इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट में, जहाँ पे कोई भी एक इंडिविजुअल एक एक्रेडिटेड इन्वेस्टर हो सकता है अगर उसका नेटवर्थ कितना हो. तो उसका नेटवर्थ अगर एटलीस्ट 7.5 करोड़ हो तो फिर वो एक एक्रेडिटेड इन्वेस्टर हो सकता है.
Amazon Web Services is chosen as the cloud provider to strengthen AI-powered banking by which bank? So Amazon Web Services जो AWS है वो चूज करा गया है क्लाउड प्रोवाइडर की तरह एज द क्लाउड प्रोवाइडर टू स्ट्रेंथन AI पावर्ड बैंकिंग बाय विच बैंक, कौन से बैंक के लिए, ठीक है, बाय विच बैंक, ठीक है। AI इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका फुल फॉर्म याद रखना क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं AI का फुल फॉर्म। सो दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सो दैट इज RBL बैंक, ऑप्शन सी RBL बैंक, जिसका हेडक्वार्टर्स याद रखना इट इज इन मुंबई, ठीक है। RBI has robbed an Olympic gold medalist Neeraj Chopra for a new awareness campaign to what? ठीक है, RBI जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उन्होंने रॉब करा है, उन्होंने लिया है ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा, जो आपको सबको पता होगा, जिनको अभी हाल ही में ओलंपिक गोल्ड मेडल मिला है टोक्यो ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो में, ठीक है। किस कैंपेन के लिए? एक न्यू अवेयरनेस कैंपेन है, कौन सा कैंपेन है वो? सो दैट इज ऑप्शन डी, वार्न पीपल अगेंस्ट डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड। जो डिजिटल बैंकिंग में जो फ्रॉड्स होते हैं उसके अगेंस्ट लोगों को वार्न करना, उसके लिए लोगों को वार्न करना, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। भारतीय एक्सल लाइफ रिसेंटली साइंड अ पैक्ट विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉल फाइनेंस बैंक? भारतीय एक्सल लाइफ ने हाल ही में पैक्ट साइन करा है, इनमें से कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ? सो द आंसर इज शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन बी, ठीक है। यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन दैट वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक, यानी कि ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये कहाँ का बैंक है, ठीक है, कौन सी स्टेट का बैंक है, आपको मुझे ये बताना है। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। So Bharti Extra launches Health Advantage. This alliance will enable over 4.5 lakh customers of Shivalik Bank to access the range of products offered by the company to provide financial security. तो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने लॉन्च करा एक हेल्थ जिसका नाम है एडवांटेज, ठीक है। ये जो एलियंस है वो इनेबल करेगा करीब 4.5 लाख कस्टमर्स शिवालिक बैंक के, जो कि एक्सेस कर सकते हैं डिफरेंट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि भारतीय एक्सेल लाइफ ऑफर कर रही है अपने कस्टमर्स को फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑफर करने के लिए, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। दिस एलियंस इज पार्ट ऑफ द बैंक्स वेरियस मेजर्स टुवर्ड्स फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड एक्सेलरेशन ऑफ वेल्थ क्रिएशन फॉर इट्स कस्टमर। तो इस एलियंस की वजह से जो भारतीय एक्सा और शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक में है, तो इसकी वजह से जो शिवालिक
एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो फाइनेंशियल वेरियस मेजर, मतलब ये एक पार्ट है जो बैंक का फाइनेंशियल इंक्लूजन के टुवर्ड्स बैंक काम करती है उसके ऊपर, और साथ ही साथ ये एक्सेलरेट करेगा वेल्थ क्रिएशन अपने कस्टमर्स की, साथ ही साथ विल एक्सेलरेशन ऑफ वेल्थ क्रिएशन फॉर इट्स कस्टमर्स। ठीक है, तो याद रखिएगा। वैसे भी आपको पता है स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक ये डिफरेंशिएटेड बैंक्स एंड नीश बैंक कैटेगरीज के अंदर आते हैं बिकॉज दे वर्क फॉर अ पर्टिकुलर सेक्टर। ठीक है, who among the following has been given the additional charge as the Central Board of Direct Taxes Chairman? CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जिसको हम बोलते हैं CBDT। तो एडिशनल चार्ज बताना है आपको, ठीक है, नॉट मतलब जिनको चेयरमैन बनाया गया वो नहीं बताना आपको, एडिशनल चार्ज इनको मिला है तो वो है JB मोहपात्रा। तो अब यहाँ पे एडिशनल पूछा है तो मतलब इनके अलावा एक और है क्योंकि उनको एडिशनल चार्ज मिला है चेयरमैन का, तो आपको बताना है और कौन है। ठीक है, वो आपको मुझे कॉमेंट्स में बताना पड़ेगा। तो एक तो JB मोहपात्रा होगा, बाकी कौन से हैं। ठीक है, which of the following international financial institution has signed a loan agreement with India to support project preparation and design activities to upgrade major district roads in Sikkim? So इनमें से कौन सा इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसने एक लोन एग्रीमेंट साइन करा है इंडिया के साथ, जिसमें वो सपोर्ट करेगा प्रोजेक्ट प्रिपरेशन और डिजाइन एक्टिविटीज मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स को अपग्रेड करने के लिए सिक्किम में? So that is ADB, which is Asian Development Bank, option D. Ashutosh Chaudhary assumed charge as चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ विच बैंक? आशुतोष चौधरी हैं वो बने हैं चीफ रिस्क ऑफिसर इनमें से कौन से बैंक के? सो दैट इज पंजाब नेशनल बैंक PNB। PNB का हेडक्वार्टर याद रखना, इट इज इन न्यू दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक और पंजाब सिंध बैंक इन दोनों का ही हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। ठीक है, ICICI बैंक का मुंबई में है, HDFC मुंबई, IDBI मुंबई, SBI मुंबई, इन चारों का मुंबई में है, PNB का न्यू दिल्ली में। So the first question is, read the following statements. So here you can see you have three statements, okay, A, B and C. So you have to choose the correct statement. आपको इन तीनों statement से बताना है कि कौन सा statement correct है। तो पहला है WHO labeled using Greek alphabets for various variants of the coronavirus disease. तो WHO ने label करा है, WHO is World Health Organization, उसने label करा है Greek alphabets को use करके वो जितने मतलब जो वेरिएंट्स आ रहे हैं COVID-19 के, कोरोना वायरस के जो वेरिएंट्स हैं उसको। ठीक है, दैट इज ट्रू। ठीक है, बी देखते हैं। The B.1.617 the 1.1 variant has been designated as कप्पा। ठीक है, कप्पा करके डेजिग्नेट करा गया है एक वेरिएंट को जो है B.1.617.1। यस, दैट इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, C देखते हैं। The B1.617.2 वेरिएंट हैज बीन डब्ड डेल्टा, और जो नेक्स्ट वेरिएंट है .2 वाला उस वेरिएंट को डब करा गया है एज डेल्टा, वो भी ट्रू है। सो यानी कि आपका ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव, मतलब A, B, C ये तीनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं ये तीनों करेक्ट है। ठीक है, इनफैक्ट ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज, recently the Reserve Bank of India kept the bank rate at 4.25%. Which of the following statement best defines the term bank rate? तो हाल ही में जो RBI है उसने जो बैंक रेट है वो 4.25% रखा है। ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से जो चारों स्टेटमेंट है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि बैंक रेट को डिफाइन करता है, और अगर कोई भी नहीं करता देन योर आंसर विल बी नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इट इज द रेट चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक फॉर लेंडिंग फंड्स टू कमर्शियल बैंक। ये वो रेट है जो कि सेंट्रल बैंक चार्ज करता है फंड्स को लेंड करने के लिए कमर्शियल बैंक्स को। ठीक है, सो दिस इज बैंक रेट। ठीक है, मुझे कमेंट्स में आपको ये बताना है कि बैंक रेट तो 4.25% है। यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, सारे रेट जो मैं बोल रही हूँ सब मुझे कमेंट्स में बताना, चाहे सर्च करके बताओ बट बताना आपको याद रहेंगे। पहला रेपो रेट, what is the current repo rate, current reverse repo rate, MSF that is marginal standing facility, SLR कितना है that is statutory liquidity ratio, एंड CRR which is cash reserve ratio। ये पांचों रेट्स आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताने कितने हैं। करंट रेट और बैंक रेट आपको बता दिया, दैट इज 4.25%। Who among the following has been appointed as the managing director and CEO of RBL Bank? इनमें से कौन है जो कि अपॉइंट हुए हैं MD that is managing director and CEO that is chief executive officer of RBL Bank? So वो है विश्ववीर आहूजा, ऑप्शन E। So विश्ववीर आहूजा has been appointed as managing director and CEO of RBL Bank. RBL Bank का हेडक्वार्टर is in मुंबई। ठीक है, RBL Bank's headquarter is in मुंबई।
Recently, the Reserve Bank of India slashed its growth estimate for 2021-22 to how much percent? हाल ही में जो RBI है उसने अपना ग्रोथ एस्टिमेट जो है उसको स्लैश कर दिया है फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए कितना, फॉर 2021 एंड 22 के लिए कितना कर दिया है? सो दैट इज 9.5%, ऑप्शन बी। तो वो कर दिया है 9.5%। So the RBI slashed its growth estimate for financial year 22 to 9.5% from a projection of 10.5%। तो पहले जो RBI ने ग्रोथ प्रोजेक्शन दिया हुआ था वो कर दिया 10.5% था पहले एक्चुअली, जिसको अब 9.5% कर दिया है। और उसका रीजन क्या है? साइटिंग द इम्पैक्ट ऑफ द सेकंड वेव ऑफ द पेंडेमिक। जो पेंडेमिक की सेकंड वेव आई है वो पता नहीं था कि ऐसे आ जाएगी और इतनी खतरनाक होगी, तो उसके इम्पैक्ट को देखते हुए RBI ने 10.5 से 9.5% मतलब 1% कम कर दिया। The central bank, however, raised the inflation estimate a tad higher to 5.1% due to gathering price pressure. So, gathering price pressure की वजह से, due to gathering price pressure, जो सेंट्रल बैंक है उसने inflation estimate है उसको थोड़ा tad high कर दिया है, which is to 5.1%. ठीक है? Union Minister of State for Finance and Corporate Affairs, Shri Anurag Singh Thakur, has recently launched हिसाब की किताब. It is a series of what? Union Minister of State for Finance and Corporate Affairs, जो उनका नाम है अनुराग सिंह ठाकुर, उन्होंने लॉन्च करा है हिसाब की किताब हाल ही में। तो आपको बताना है what is this? It is a series of what? Short films, essays, summit, virtual classes, what? So it is a series of short films. जो short films होती है ना, छोटी छोटी मूवीज, उनकी सीरीज है हिसाब की किताब। Next is, central government has set up a panel of state ministers to examine valuation of services by casinos, online gaming for GST. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पैनल सेटअप करा है स्टेट मिनिस्टर्स का, ठीक है, जिसमें वो एग्जामिन करेंगे वैल्यूएशन ऑफ सर्विसेज, जो भी वैल्यूएशन सर्विसेज होती हैं बाय कसिनोज, ऑनलाइन गेमिंग, जीएसटी के लिए, फॉर जीएसटी दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जो 7 मेंबर पैनल है वो कौन कन्वेन करेगा? द 7 मेंबर पैनल, सो दैट इज नितिन पटेल, ऑप्शन सी। और जो नितिन पटेल है, ही इज द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, ही इज द डेप्यूटी सीएम ऑफ गुजरात। याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सो 7 मेंबर का पैनल है, ये चीज याद रखना। ये भी आ सकता है कितने मेंबर का पैनल है, ठीक है। जीएसटी के बारे में, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आ सकता है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना कि जीएसटी पहला कंट्री टू इम्प्लीमेंट जीएसटी, फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट जीएसटी, याद रखना, दैट इज फ्रांस। फ्रांस इज द फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट जीएसटी, ओके। नेक्स्ट देखो, which of the following umbrella organization for retail payments in India has onboarded Paycor, a global payment solution company based out of Turkey, to develop soft POS solutions? इनमें से कौन सी umbrella organization है सारे retail payments के लिए इंडिया में, जिसने onboarded करा है Paycor को, जो कि एक global payment solution company है which is based out of Turkey, ठीक है, soft POS solutions को develop करने के लिए? So the correct answer is NPCI, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पूरा क्वेश्चन देखने की जरूरत ही नहीं, आप पहली लाइन से बता सकते हो, क्योंकि एनपीसीआई का फुल फॉर्म ही यही है कि एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑल रिटेल पेमेंट्स इन इंडिया, दैट इज एनपीसीआई, विच इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे एनपीसीआई का हेडक्वार्टर याद रखना मुंबई में है। और ये जो यूपीआई है ना, विच इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई को कौन रेगुलेट करता है? एनपीसीआई ही करता है। पेकोर के बारे में आ सकता है कि कहाँ की कंपनी है, तो याद रखना इट इज अ कंपनी बेस्ड आउट ऑफ टर्की, पेमेंट सोल्यूशन कंपनी बेस्ड आउट ऑफ टर्की, ठीक है। नेक्स्ट इज, विच नेशन विल मेक अ डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 मिलियन यूरोस टू द इंटरनेशनल सोलर एलियंस? इनमें से कौन सा नेशन है जो कि डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन करेगी 1 मिलियन यूरोस का? याद रखना 1 मिलियन यूरोस, नॉट डॉलर्स, ठीक है, 1 मिलियन यूरोस इंटरनेशनल सोलर एलियंस को। सो दैट इज फ्रांस, ऑप्शन डी, फ्रांस। Now what is the capital of France? Capital of France is Paris, करेंसी है उसकी यूरो। तो यहाँ से याद रखना कि कौन सी कंट्री है जो करेगी, वो है फ्रांस। तो इसीलिए जो अमाउंट है वो फ्रांस की करेंसी में होगा। तो फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। तो इसीलिए जो अमाउंट है दैट इज 1 मिलियन यूरोस, ठीक है। फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, ही इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, ठीक है। और मुझे आपको कमेंट्स में ये बताना है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ISA? Now what is ISA? That is International Solar Alliance. तो आपको मुझे बताना है इंटरनेशनल सोलर एलियंस का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है। Now next is, International Financial Services Centers Authority, which is IFSCA, constituted panel on variable capital company submitted its report recently. तो एक पैनल उसने कॉन्स्टिट्यूट करा है IFSCA ने वेरिएबल कैपिटल कंपनी पे, ठीक है, जिसने अभी हाल ही में अपनी रिपोर्ट सबमिट की है।
सो हु हेडेड दिस एक्सपर्ट कमिटी ऑन वेरिएबल कैपिटल कंपनी, तो किसने इस एक्सपर्ट कमिटी को हेड करा था वेरिएबल कैपिटल कंपनी पे, सो वो है केपी कृष्णन, ऑप्शन ई केपी कृष्णन। तो यहाँ पे फुल फॉर्म डेफिनेटली पूछ ली जा सकती है कि आईएफएससी का फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखना इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी। ये भी पूछ लिया जा सकता है किस पे कमिटी वो थी, तो वो याद रखना वीसीसी विच इज वेरिएबल कैपिटल कंपनी। Now next is the World Bank projected India's economy to grow at how much percent in 2021 and how much percent in 2022। तो World Bank ने प्रोजेक्ट करा है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 2021 में कितना प्रोजेक्ट करेगी, कितना ग्रो करेगी, और 2022 यानी कि 2022 में कितना करेगी। तो 2021 में तो वो 8.3% वर्ल्ड बैंक ने प्रोजेक्ट करा है और 7.5% करा है वर्ल्ड बैंक ने 2022 में। सो 2021 8.3 एंड 2022 7.5। Karnataka Industrial Area Development Bank has signed a MOU with which bank to provide a wide range of financial products and services to its customers. KIDAB, which is Karnataka Industrial Area Development Board, ने किसके साथ MOU साइन करा है, किस बैंक के साथ, जिसमें वाइड रेंज वो प्रोवाइड करेंगे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की अपने कस्टमर्स को। सो दैट इज HDFC बैंक, द प्राइवेट सेक्टर HDFC बैंक, जिसका हेडक्वार्टर इज इन मुंबई। HSBC का लंदन में है, SBI मुंबई है, एक्सिस मुंबई है और ICICI भी मुंबई में है। नेक्स्ट इज द रिजर्व बैंक परमिटेड बैंक्स टू इंक्रीज चार्जेस रिसेंटली। रिजर्व बैंक ने बैंक्स को परमिट कर दिया है अपने चार्जेस को इंक्रीज करने के लिए। सो देयरफॉर बैंक कस्टमर्स विल हैव टू पे ₹21 पर ट्रांजैक्शन इंस्टेड ऑफ 20 विद इफेक्ट फ्रॉम विच डेट इफ दे एक्सीड द मंथली लिमिट ऑफ फ्री ट्रांजेक्शंस। ठीक है, तो आपको कुछ फ्री ट्रांजेक्शंस मिलते हैं। ठीक है, एक मंथली लिमिट होती है फ्री ट्रांजेक्शन की, अगर आप उसको एक्सटेंड कर दो तो फिर आपको ट्रांजेक्शन देने पड़ते हैं, पर ट्रांजेक्शन पैसे देना पड़ता है। तो पहले आपके जो पर ट्रांजेक्शन पैसे देने पड़ते थे वो थे ₹20, तो अब जो पर ट्रांजेक्शन पैसे कर दिए वो कर दिए ₹21 पर ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो आपको ये बताना है ये कब से इफेक्ट में आएगा। सो इट विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम Jan 1 2022, मतलब नेक्स्ट ईयर से 1 जनवरी 2022 से ये इफेक्ट में आएगा, जिसमें अब आपका जो RBI ने इंक्रीज कर दिए चार्जेस, जो कि पहले 20 था अब 21 पर ट्रांजेक्शन कर दिया है, मतलब अब नहीं, जो कि Jan 1 2022 से होगा। ठीक है, so first question is read the following statements. You have these three statements and you have to choose the correct statements. आपको बताना इनमें से correct statement कौन सा है। So the first is this was the 4th edition of the world's best banks list by Forbes, conducted in partnership with market research firm Statista। ठीक है, तो जो वर्ल्ड बेस्ट बैंक्स की लिस्ट थी जो कि फोर्ब्स ने पब्लिश की है, ठीक है, तो उसका 4th एडिशन था, जो कि मार्केट रिसर्च फर्म स्टैटिस्टा है उसके पार्टनरशिप में कंडक्ट की गई है, विच इज फॉल्स। द स्टेटमेंट ए इज नॉट करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अभी मैं बताऊंगी व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। The only cooperative bank in the list of 30 banks is the Andhra Pradesh State Cooperative Bank। जो इकलौता cooperative बैंक है जो कि 30 बैंक्स की लिस्ट में है वो है आंध्र प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। दिस इज ट्रू। ठीक है, सो बी करेक्ट है। The second bank on the list is Kerala-based CSB Bank, followed by ICICI, HDFC, Kotak Mahindra and Axis Bank। जो second bank के list में वो है CSB Bank, that is Catholic Syrian Bank। CSB का full form है Catholic Syrian Bank, जो कि केरला बेस्ड है, और उसके which is followed by ICICI, HDFC, Kotak Mahindra and Axis Bank। This is also true। तो यानी कि यहाँ से आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी, ओनली बी एंड सी, यानी कि बी और सी दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। आपका जो ए स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, सो बी इज द आंसर। Now, DBS has been named by Forbes in their list of world's best banks 2021 in India category। जो DBS बैंक है ना, वो फोर्ब्स की जो लिस्ट है वर्ल्ड बेस्ट बैंक की 2021 इंडिया कैटेगरी में, उसमें DBS जो है वो टॉप पर है। ठीक है, द सेकंड बैंक इन द लिस्ट जो बता दिया था कि केरला बेस्ड CSB बैंक है, विच इज कैथोलिक सीरियन बैंक। उसके बाद बाकी और कौन कौन से बैंक है इंडिया कैटेगरी में, ICICI हो गया, HDFC हो गया, कोटक महिंद्रा हो गया और एक्सिस हो गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रैंक 7th ऑन द लिस्ट। ठीक है, जो SBI है इट इज ऑन 7th रैंक। याद रखना क्योंकि पूछ सकते हैं कि कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक है जो कि लिस्ट में किस नंबर पे, तो दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। Interestingly, IPPB, that is India Post Payment Bank, and Paytm Payment Bank are listed as well in the list। ठीक है,
और साथ ही साथ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और पेटीएम पेमेंट बैंक है वो भी लिस्टेड है इस बैंक की, जो टॉप बैंक है उसकी लिस्ट में। द ओनली कोऑपरेटिव बैंक इन द लिस्ट ऑफ 30 बैंक इज द आंध्र प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। जो इकलौता कोऑपरेटिव बैंक है 30 बैंक्स की लिस्ट में वो है आंध्र प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, जो बता ही दिया है। दिस इज द थर्ड एडिशन। ओके, सो फोर्थ एडिशन दिया हुआ था ऑप्शन ए में, फोर्थ नहीं है, थर्ड एडिशन है वर्ल्ड्स बेस्ट बैंक लिस्ट, जो कि फोर्ब्स ने पब्लिश की है एंड विच वाज कंडक्टेड इन पार्टनरशिप विद मार्केट रिसर्च फर्म स्टैटिस्टा। ठीक है, तो ये फोर्थ नहीं है बल्कि थर्ड एडिशन है इसका। ठीक है, वर्ल्ड्स बेस्ट बैंक की लिस्ट का। ठीक है, The Reserve Bank of India has cleared the reappointment of Chandrasekhar Ghosh as the Managing Director and Chief Executive Officer of which bank? तो RBI ने क्लियर करा है रीअपॉइंटमेंट चंद्रशेखर घोष का एज मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि MD एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि CEO ऑफ विच बैंक? सो दैट इज बंधन बैंक। याद रखना बंधन बैंक इज कोलकाता बेस्ड। ठीक है, इट इज कोलकाता बेस्ड, सो दैट इज बंधन बैंक। और याद रखना रीअपॉइंटमेंट क्लियर करा है चंद्रशेखर घोष का। According to FIS Solutions, the average Indian household will spend how much % of the total household budget on food in 2025? FIS Solutions के हिसाब से जो एवरेज इंडियन हाउसहोल्ड है वो कितना स्पेंड करेंगे, कितना परसेंट स्पेंड करेंगे अपने टोटल हाउसहोल्ड बजट का फूड पे 2025 में? सो दैट इज 35.3%, ऑप्शन ए। So, first question is, recently Reserve Bank of India allowed which of the following as a biller category to expand the scope of Bharat Bill Payment System, that is BBPS? तो इनमें से हाल ही में RBI ने, that is Reserve Bank of India, कौन से बिलर कैटेगरी को इनमें से अलाउ करा है to expand the scope of BBPS, which is Bharat Bill Payment System? So that is mobile prepaid recharges, option B। जो मोबाइल प्रीपेड रिचार्जेस हैं उसमें। ठीक है, BBPS का फुल फॉर्म आ सकता है, सो याद रखना भारत बिल पेमेंट सिस्टम। Ajay Puri has been re-elected as chairman of Cellular Operators Association of India for 2021-22, that is financial year 2022. He is the chief operating officer of which of the following companies? अजय पुरी जो है वो री-इलेक्ट हुए हैं चेयरमैन COAI के, which is Cellular Operators Association of India financial year 2022 के लिए। तो आपको बताना है कि वो CEO है यानी कि चीफ ऑफ COO, सॉरी नॉट CEO। ठीक है, COO इज चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर किस कंपनी के? सो ही इज द CEO ऑफ भारती एयरटेल, ऑप्शन ए। तो वो भारती एयरटेल के COO हैं यानी कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। Now next is, according to a report, India can save 3.11 trillion worth of fuel used in logistics till 2050. Which of the following is one of the creators of the report? So रिपोर्ट के हिसाब से जो इंडिया है वो सेव कर सकता है 3.11 ट्रिलियन फ्यूल, जो कि लॉजिस्टिक्स में यूज करता जाता है टिल 2050, यानी कि कब तक? 2050 तक, 2050 तक। तो आपको बताना है कि ये जो रिपोर्ट है उसके वन ऑफ द क्रिएटर्स कौन है, मतलब देयर मेनी क्रिएटर्स, यू हैव टू टेल वन ऑफ द क्रिएटर्स कौन है इनमें से उस रिपोर्ट के। सो वो है नीति आयोग, ऑप्शन बी। गाइस याद रखना नीति आयोग को पहले प्लानिंग कमीशन बोला जाता था। ठीक है, तो नीति आयोग को पहले प्लानिंग कमीशन, आई गेस 2015 में नीति आयोग पड़ा, मतलब जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन इफ आई एम रॉन्ग अबाउट द ईयर, बट आई गेस 2015 था। The fourth meeting of India-Norway Task Force on Blue Economy concluded recently. Who chaired the task force meeting from India? So fourth meeting जो इंडिया नॉर्वे टास्क फोर्स की थी ब्लू इकोनॉमी पे, वो अभी हाल ही में कंक्लूड की गई। तो आपको बताना है कि ये जो टास्क फोर्स मीटिंग थी उसको किसने चेयर करा इंडिया से? Who chaired the task force meeting from India? So वो है रतन वतल, ऑप्शन सी, रतन वतल। Now next is, which state has decided to institute own versions of भारत रत्न and पद्मा अवार्ड्स? इनमें से कौन सी स्टेट है जिसने डिसाइड करा है अपने ओन वर्जन, मतलब अपने खुद के वर्जन को इंस्टीट्यूट करने के भारत रत्न और पद्मा अवार्ड्स के? ठीक है, अभी आई विल टेल यू इन डिटेल। ठीक है, सो द स्टेट इज असम, ऑप्शन डी। एंड वेन एवर गाइज यू नो, मतलब डेली जीएस सेशन में हमेशा होता है कि जब भी असम स्टेट आती है, आई विल टेल यू वन थिंग कि असम की कैपिटल याद रखना, इट इज दिसपुर। So DISPUR, this is the capital of Assam. Please do remember. Next देखो,
Which of the following stock exchange has recently signed a MOU with Electronics and Computer Software Export Promotion Council to create awareness about benefits of listing among information and communication technology, SMEs and startups? तो इनमें से कौन सा स्टॉक एक्सचेंज है जिसने हाल ही में एक MOU साइन करा है, विच इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ESC के साथ? व्हाट इज ESC? ESC इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए अबाउट बेनिफिट्स ऑफ लिस्टिंग अमन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT। ICT होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, किसके लिए? SMEs एंड स्टार्टअप। SMEs इज स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, सो दैट इज BSC। Now what is BSC? BSC is Bombay Stock Exchange, NSE is National Stock Exchange। ठीक है, फुल फॉर्म याद रखना। ठीक है, ESC is इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। ICT is बहुत बार सुना भी होगा आपने, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। SMEs आपको पता है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, private lender ICICI Bank has recently announced the launch of ICICI Stack for whom? प्राइवेट लेंडर जो है ICICI बैंक, उसने अनाउंस करा है ICICI स्टैक किसके लिए? इट हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ ICICI स्टैक फॉर होम? सो फॉर कॉर्पोरेट्स, ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये कॉर्पोरेट्स के लिए अनाउंस करा है ICICI स्टैक फॉर कॉर्पोरेट्स। ठीक है गाइस, अगेन कमेंट्स में आपको मुझे ICICI का फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, हेडक्वार्टर ICICI का मुंबई में और IDBI का जो अभी हमने डिस्कस करा था वो भी मुंबई में। सो इन द कमेंट सेक्शन यू हैव टू टेल मी बोथ द थिंग्स कि ICICI का फुल फॉर्म क्या है और IDBI का फुल फॉर्म क्या है। ये दोनों मुझे क्वेश्चंस आपको कमेंट में बताने हैं। So first question is, according to the Controller General of Accounts, fiscal deficit for 2020-21 stands at what? So CGA डेटा के हिसाब से, यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के डेटा के हिसाब से जो फिजिकल डेफिसिट है वो फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए कहाँ पे आती है? फिजिकल डेफिसिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 21 स्टैंड्स एट व्हाट, यानी कि 2020-21 के लिए? सो दैट इज 9.3%, ऑप्शन ए। So fiscal deficit stands at 9.3% for financial year 21 according to CGA. ठीक है, CGA is the Controller General of Accounts. So first question is, which of the following country topped the global financial attractiveness rankings for third consecutive year? इनमें से कौन सा कंट्री है जिसने टॉप करा है ग्लोबल फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस रैंकिंग थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर, मतलब थर्ड तीसरी स्ट्रेट बार, मतलब स्ट्रेट टाइम्स, यू नो, थर्ड मतलब दिस वाज द थर्ड टाइम जब वो उस कंट्री ने टॉप करा है, और उससे पहले वो 2 बार और कर चुकी है, दैट टू इन अ रो। तो द आंसर इज बहरीन, ऑप्शन ई, बहरीन। मैं नहीं बताऊंगी, यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन दैट व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ बहरीन। आपको मुझे कैपिटल और करेंसी बतानी है इसकी। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is the first one in the industry to introduce an instant cardless EMI for online shopping? इनमें से कौन सा पहला बैंक है इंडस्ट्री में जिसने इंट्रोड्यूस करा है एक इंस्टेंट कार्डलेस EMI ऑनलाइन शॉपिंग के लिए? कार्डलेस मतलब यू डोंट रिक्वायर एनी कार्ड फॉर EMI। ठीक, जो आप EMI देते हो ना, मतलब एक ही बार में जिसमें पेमेंट नहीं होता, वो होता है जिसमें इंस्टॉलमेंट में आप पेमेंट करते हो। सो दैट इज ICICI बैंक, ऑप्शन सी। You have to tell me in the comment section that what is the full form of ICICI बैंक। आपको कमेंट्स में बताना है मुझे कि ICICI बैंक का फुल फॉर्म कहाँ क्या है, और इसका हेडक्वार्टर मैं बता देती हूँ, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है, आपको मुझे कमेंट्स में इसका फुल फॉर्म बताना है। Which of the following NBFCs acquired a 54% stake in Paymetrics? इनमें से कौन सी NBFC है, यानी कि नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनी, जिसने 54% एक्वायर करा है Paymetrics में? सो दैट इज मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, ऑप्शन बी। तो वो जो NBFC है उसका नाम है मुथूट फाइनेंस लिमिटेड। NBFC इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ठीक है, NBFC और बैंक के बीच में क्या डिफरेंस है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन NBFC एंड अ बैंक। ठीक है, इंटरव्यू में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, सो गोल्ड लोन कंपनी मुथूट फाइनेंस क्या है? ये गोल्ड लोन कंपनी है विच हैज पिक्ड अप अ 54% इन स्टेक इन हैदराबाद बेस्ड फिनटेक स्टार्टअप Paymetrics बाय बाइंग आउट एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स एज पार्ट ऑफ इट्स एडेड फोकस ऑन द डिजिटल पेमेंट सेगमेंट। तो जो Paymetrics है ये आपका हैदराबाद बेस्ड फिनटेक स्टार्टअप है, याद रखना, इट इज अ फिनटेक स्टार्टअप जो कि हैदराबाद बेस्ड है।
So Pay Matrix was set up in 2016 with a vision to streamline property rent payments and rent collection for tenants and landlords. So Pay Matrix जो है ये 2016 में 2016 में सेटअप हुई थी, जिसका विजन है स्ट्रीमलाइन करना प्रॉपर्टी रेंट पेमेंट्स, ठीक है, और साथ ही साथ रेंट कलेक्शन टेनेंट्स और लैंडलॉर्ड्स के लिए, ठीक है. What is a loan that a government makes to a foreign borrower in exchange for the promise that the borrower will use the loan to purchase goods from the lender's country? तो उस लोन को क्या बोलते हैं जो कि गवर्नमेंट बनाता है फॉरेन बोरोवर के लिए, मेक्स टू अ फॉरेन बोरोवर को बनाता है किस चीज के एक्सचेंज में, इन एक्सचेंज फॉर द प्रॉमिस, एक प्रॉमिस के एक्सचेंज में कि जो बोरोवर है वो लोन को यूज करेगा, विल यूज द लोन गुड्स को परचेज करने के लिए लेंडर कंट्री से, जो लेंडर कंट्रीज है वहां से गुड्स को परचेज करने के लिए उस लोन को उस प्रॉमिस में वो लोन देता है, जो लोन जाता है वो उस प्रॉमिस को लेके उस प्रॉमिस के रिगार्ड में जाता है. सो दैट इज कॉल्ड टाइड लोन. आप ऐसे याद रख सकते हो क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉमिस अटैच्ड है, प्रॉमिस टाइड है, ठीक है, तो इसीलिए आप इससे याद रख सकते हो कि टाइड लोन, क्योंकि एक प्रॉमिस टाइड है, तो ऐसा आप उसको लर्न कर सकते हो. सो दैट इज कॉल्ड टाइड लोन, ऑप्शन बी. Which of the following bank has recently announced a collaboration with SWIFT to offer the instant facility for cross-border inward remittances? इनमें से कौन सा बैंक है जिसने अनाउंस करा है स्विफ्ट के साथ कोलैबोरेशन, जिसमें वो ऑफर करेंगे एक इंस्टेंट फैसिलिटी क्रॉस बॉर्डर इनवर्ड रेमिटेंसेस के लिए? सो दैट इज आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन सी. और जैसे कि मैंने बताया था कि कमेंट्स में मुझे बताना वेयर दी हेडक्वार्टर में बता चुकी हूँ, मुंबई में, राइट. मुझे आपको कमेंट्स में ये बताना है कि आईसीआईसीआई बैंक का फुल फॉर्म क्या है. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसीआईसीआई? स्विफ्ट क्या है? स्विफ्ट 8 और 11 कैरेक्टर वो होता है, 8 और 11 डिजिट का होता है, ठीक है. स्विफ्ट आपको मैंने बताया था ना, MICR कोड और ये सब, तो ऐसी एक स्विफ्ट कोड होता है 8 और 11 का, ठीक है, 8 और 11 डिजिट का. स्विफ्ट इज सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंस टेलीकम्युनिकेशन. दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ स्विफ्ट, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है. तो स्विफ्ट का फुल फॉर्म इज इंपॉर्टेंट. कमेंट्स में मुझे आपको ये बताना है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ स्विफ्ट, आपको स्विफ्ट का हेडक्वार्टर बताना है, और साथ ही साथ दो चीजें बतानी है, आईसीआईसीआई का फुल फॉर्म और स्विफ्ट का हेडक्वार्टर. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये आपको स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, इनको रीड करो और आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है. पहला देखो, अकॉर्डिंग टू यूएन इंडिया रिसीव 64 बिलियन यूएस डॉलर इन एफडीआई इन 2020. सो यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया को 64 बिलियन यूएस डॉलर मिला एफडीआई में 2020 में. दैट इज ट्रू, ये स्टेटमेंट ट्रू है. According to UN, India is the fifth largest recipient of inflows in the world. UN के हिसाब से इंडिया जो है वो fifth largest recipient है of inflows in the world. So that is also true. Yes, India is. So ये भी true है. C देखते हैं. According to UN, the pandemic hindered the demand for digital infrastructure and services globally. UN के हिसाब से जो pandemic है उसने रोक दी है जो डिमांड है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज की ग्लोबली. सो दैट इज फॉल्स. तो आंसर हो गया ऑप्शन सी, यानी कि ए और बी दोनों करेक्ट है, जो ऑप्शन सी है वो आपका इनकरेक्ट है. According to a recent report, India is the second country in the share of central bank surplus transfers. In financial year 21, RBI transferred how much of GDP to the government? ठीक है, तो अगर हम रिसेंट रिपोर्ट की बात करें तो इंडिया जो है वो सेकेंड कंट्री है किस चीज में, इन द शेयर ऑफ सेंट्रल बैंक सरप्लस ट्रांसफर्स. जो सेंट्रल बैंक सरप्लस ट्रांसफर्स है उसके शेयर में इंडिया जो है वो सेकेंड कंट्री है, सेकेंड नंबर पे है, ठीक है. यू नो विच इज द सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री, आरबीआई, ठीक है. सो फाइनेंशियल ईयर 21 में आरबीआई ने कितना परसेंटेज ऑफ जीडीपी ट्रांसफर करा था गवर्नमेंट को? सो आरबीआई ने 2.44% ऑफ जीडीपी ट्रांसफर करा था गवर्नमेंट को, ठीक है. जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. Microsoft hit a $2 trillion market cap for the first time. Microsoft में पहली बार $2 trillion market capitalization market cap hit करा है पहली बार. When was Microsoft founded? Microsoft कब फाउंड हुई थी? तो Microsoft was founded in 1975. ऑप्शन ए 1975, यानी कि 1975 में Microsoft फाउंड हुई थी. India was elected to the Economic and Social Council, one of the 6 main organs of the United Nations, for the what term? India जो है वो elect हुई है ECOSOC में, which is Economic and Social Council.
जो कि 6 मेन ऑर्गन्स में आता है यूनाइटेड नेशंस के, मतलब तो यूनाइटेड नेशंस के टोटल 6 ऑर्गन्स है, तो इनके वन ऑफ द 6 ऑर्गन्स में से, मेन ऑर्गन्स में से आता है यूएन के, ठीक है, ईसीओ एसओसी। तो आपको बताना है कि कितने टर्म के लिए इंडिया जो है वो इलेक्ट हुई है। सो इंडिया जो है वो इलेक्ट हुई है ऑप्शन डी 2022 से लेके 2024 तक, ठीक है, यानी कि 2022 से लेके 2024 तक इंडिया जो है वो इलेक्ट हुआ है ईसीओ एसओसी में। तो आपको ये पूछ लिया जा सकता है कि वन ऑफ द 6 मेन ऑर्गन्स ऑफ द यूएन, यूनाइटेड नेशन के, तो उसमें एक ही वाला याद रखना है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है, और इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। So the first question is, RBI allowed Centrum Group to take over PNC Bank and relaunch it as a small finance bank in a joint venture with what? RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अलाउ कर दिया है सेंट्रम ग्रुप को टू टेक ओवर पीएनसी बैंक, ठीक है, कि वो टेक ओवर कर सकता है पीएनसी बैंक को और रीलॉन्च कर सकता है उसको एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के फॉर्म में, एंड रीलॉन्च इट एज अ स्मॉल फाइनेंस बैंक, किसके साथ, जॉइंट वेंचर करके ना, जॉइंट वेंचर विद होम, सो दैट इज भारत पे, ऑप्शन ए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन ए भारत पे। सो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च नॉलेज इकोनॉमी मिशन टू बूस्ट जॉब प्रोस्पेक्ट्स? सो इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने हाल ही में लॉन्च करा है नॉलेज इकोनॉमी मिशन, जॉब प्रोस्पेक्ट्स को बूस्ट करने के लिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स मार्केट में आए, उसके लिए ये करा है नॉलेज इकोनॉमी मिशन। सो द आंसर इज केरला, option C. So it is done by the Kerala government. So next is the Apex Bank of India, that is the Reserve Bank of India, recently announced a separate liquidity window of how much for certain contact intensive sectors. तो जो Apex Bank है इंडिया का, जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, विच इज अ सेंट्रल बैंक आरबीआई, उसने अनाउंस करा एक सेपरेट लिक्विडिटी विंडो कितने का, सर्टेन कॉन्टेक्ट इंटेंसिव सेक्टर्स के लिए, ठीक है, जो कॉन्टेक्ट इंटेंसिव सेक्टर्स है उनके लिए करा है, ठीक है, अभी इसके बारे में आई एक्सप्लेन। सो द आंसर इज 15,000 करोड़, ऑप्शन सी। तो एक सेपरेट लिक्विडिटी विंडो अनाउंस करी है 15,000 करोड़ की, ठीक है। एंड वेरी इजी क्वेश्चन, आपको पता ही होगा कि आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है इट इज इन मुंबई। Which of the following entities partner together to launch स्टेप अप क्रेडिट कार्ड? इनमें से कौन सी एंटिटीज हैं जिन्हें पार्टनर करा है एक साथ स्टेप अप क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए? सो द आंसर इज बोथ 2 and 3, ठीक है, यानी कि एसबीएम एंड पैसा बाजार, इन दोनों ने मिलके पार्टनर करा है और इन लोगों ने मिलके क्या लॉन्च करा है, स्टेप अप क्रेडिट कार्ड। आई टेल यू व्हाट इज इट, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एक 2020 के मेंस में आया था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा कि कौन सा मेंस था, पर एक के मेंस में जीए में ये क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसबीएम। जो एसबीएम बैंक है उसका फुल फॉर्म आ गया था कि ये कहाँ का बैंक है। सो एसबीएम इज स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशियस, तो ये जो बैंक है वो मॉरिशियस का है, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशियस, ठीक है। Which of the following is incorrect about the qualification prescribed by RBI for managing directors and the whole-time directors of urban cooperative banks? तो आपको बताना है इनमें से कौन सी चीज है जो इनकरेक्ट है। ये 3 स्टेटमेंट है, इनमें से इनकरेक्ट बताना है, नॉट द करेक्ट वन, यू हैव टू टेल मी द इनकरेक्ट वन, ठीक है, जो कि आरबीआई ने प्रिस्क्राइब करा है मैनेजिंग डायरेक्टर्स और जो होल टाइम डायरेक्टर्स हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के। तो पहला क्या है, MLAs and representatives of municipal corporations will not be eligible to hold such positions in the primary UCBs. तो MLAs और जो representatives हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के, वो इस पोजीशन को होल्ड नहीं कर पाएंगे प्राइमरी यूसीबीज में, प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में, यानी कि किस पोजीशन को, मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर्स की पोजीशन को लिए वो एलिजिबल नहीं है। सो इज इट करेक्ट और इज इट इनकरेक्ट? सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। MPs are eligible, member of parliament जो है they are eligible, so the statement is incorrect. तो option A आपका incorrect है। They should be a post graduate or have qualification in finance discipline, ठीक है। मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर बनने के लिए उनको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए और क्वालिफिकेशन होनी चाहिए फाइनेंस डिसिप्लिन में, विच इज अ ट्रू, ठीक है, विच इज ट्रू। तो सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। मिनिमम एज जो बोली गई है वो बोली गई है 40 की, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 40 होना चाहिए, दिस इज फॉल्स। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1 and 3, यानी कि सिर्फ ऑप्शन 2 करेक्ट है, बाकी फर्स्ट एंड थर्ड दोनों इनकरेक्ट है।
तो अब इसके बारे में देखिए गाइज, ये इंपॉर्टेंट है काफी क्वेश्चन, ठीक है। तो कुछ रूल्स जो फॉलो हुए हैं वो है कि एमपीज, एमएलए एंड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस विल नॉट बी एलिजिबल टू होल्ड सच पोजीशंस इन द प्राइमरी यूसीबीज और प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में। हम लोगों ने स्टेटमेंट पढ़ा था कि एमएलए और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वो एलिजिबल नहीं है, पर एमपीज में एलिजिबल है, बट इनमें से कोई भी एलिजिबल नहीं है, नो वन इज एलिजिबल। दे शुड बी अ पोस्ट ग्रेजुएट और हैव क्वालिफिकेशन इन फाइनेंस, ठीक है, ये आपको बता ही दिया है। फाइनेंस में क्या है, इट कुड बी आइदर चार्टर्ड और कॉस्ट अकाउंटेंट फाइनेंस और हैव बोथ अ डिप्लोमा इन बैंकिंग और कोऑपरेटिव बिजनेस मैनेजमेंट। तो आपका सेकंड स्टेटमेंट था ये, जो कि करेक्ट था। एज शुड नॉट बी बिलो 35 और नॉट मोर देन 70। एज क्राइटेरिया क्या है, एज जो है वो आपकी 35 से कम नहीं होनी चाहिए और 70 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, देन यू आर एलिजिबल। The person shall have a combined experience of at least 8 years at the middle or senior management level in the banking sector, ठीक है, और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज एंगेज्ड इन लेंडिंग एंड एसेट फाइनेंसिंग, ठीक है। एक और जो क्राइटेरिया है वो क्या है कि जो पर्सन होना चाहिए उसका एक कंबाइंड एक्सपीरियंस होना चाहिए एटलीस्ट 8 ईयर्स का, कम से कम 8 ईयर्स का, मिडिल या फिर सीनियर मैनेजमेंट लेवल पे बैंकिंग सेक्टर में, या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज या फिर एनबीएफसीज में भी हो सकता है, जो कि इंगेज इन लेंडिंग और एसेट फाइनेंसिंग में, ठीक है। Regarding the tenure of appointment, it mentioned the particular person may be appointed for a most of 5 years, ठीक है। टेन्योर की बात करें अपॉइंटमेंट की, तो इसमें मेंशन करा गया कि जो एक पर्टिकुलर पर्सन है वो अपॉइंट हो सकता है फॉर मोस्ट ऑफ 5 years, मतलब ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक, एंड विल लाइकली टू बी एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट। और वो जो मेंबर है वो, मतलब जो भी पर्सन होगा वो एलिजिबल भी है री अपॉइंटमेंट के लिए, मतलब उसको फिर से अपॉइंट करा जा सकता है। Besides MPs, MLAs, and representatives of municipal firms and native bodies, individuals engaged in enterprise, commerce, or having substantial curiosity in any firm too won't be eligible for appointment to such position. तो अभी हमने बताया कि MP, MLA और representative of municipal firms ये लोग eligible नहीं है। इसी के साथ साथ जो इंडिविजुअल्स हैं engaged है इंटरप्राइज, कॉमर्स और सब्सटेंशियल क्यूरियोसिटी इन एनी फर्म, वो भी एलिजिबल नहीं है इस तरीके के अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है। S&P Global Ratings has cut India's financial year 2022 growth forecast to how much? S&P जो है, ठीक है, उस ग्लोबल रेटिंग्स ने कितना इंडिया का ग्रोथ फोरकास्ट कट कर दिया है फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए, दैट इज फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए, सो दैट इज 9.5%, ऑप्शन डी। So S&P Global Ratings cut India's growth forecast for the current fiscal to 9.5% from 11% earlier. तो पहले 11% था, जो कि अब 9.5% पे ले आए हैं, एंड वार्नड ऑफ रिस्क ऑफ द टू द आउटलुक फ्रॉम फर्दर वेव्स ऑफ कोविड पेंडेमिक, और साथ ही साथ जो कोविड पेंडेमिक की जो थर्ड वेव का रिस्क है उसके लिए भी वार्न करा है। The agency lowered the growth outlook, saying that a severe second COVID-19 outbreak in April and May led to lockdowns imposed by states and sharp contraction economic activity. तो ये जो growth forecast कम करी है, decline की है, वो उसका जो main reason है, that is जो second severe wave आई थी, second wave जो आई थी COVID की, that was too severe, उस वजह से जो लॉकडाउन हुआ है अप्रैल और मई में, उस वजह से ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट है उसको कम कर दिया है, यानी कि 11 से 9.5% कर दिया। The International Financial Services Center Authority has formed a committee to explore avenues for ship financing and leasing. Who is the chairman of the committee? जो IFSC है, which is International Financial Services Centers Authority, उसने फॉर्म की एक कमिटी एवेन्यूज को एक्सप्लोर करने के लिए, शिप फाइनेंसिंग और लीजिंग के लिए। तो आपको बताना है हु इज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी, इस कमिटी के चेयरमैन कौन है? तो द आंसर इज वंदना अग्रवाल, ऑप्शन बी। तो जो वंदना अग्रवाल है ये इस कमिटी की चेयरमैन है, ठीक है। क्वेश्चन है, when is micro, small and medium sized enterprises day celebrated every year? किस साल कब माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेस डे सेलिब्रेट करा जाता है? हर साल। एमएसएमई, जिसको हम बोलते हैं एमएसएमई शॉर्ट में, तो वो करा जाता है 27 जून, ठीक है। जून 27 को, 27 जून को ये सेलिब्रेट करा जाता है। Recently, SEBI announced that alternative investment funds can invest in securities of investee companies and in units of other AIFs. This was subject to disclosures in PPM. What does PPM stand for? ठीक है, तो हाल ही में सेबी ने अनाउंस करा है कि जो AIFs है, यानी कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स है, वो इन्वेस्ट कर सकते हैं सिक्योरिटीज में, किसकी? ऑफ इन्वेस्टिंग कंपनीज एंड इन यूनिट्स ऑफ अदर AIFs, और जो अदर AIFs है उनकी यूनिट्स में भी वो इन्वेस्ट कर सकते हैं।
तो दिस वाज सब्जेक्ट टू डिस्क्लोजर्स इन पीपीएम, तो इसकी वजह से क्या हुआ, दिस वाज सब्जेक्ट टू डिस्क्लोजर्स ऑफ पीपीएम। तो आपको बताना है पीपीएम क्या होता है, व्हाट डज पीपीएम स्टैंड्स फॉर। सो पीपीएम होता है ऑप्शन सी, प्राइवेट प्लेसमेंट मेमोरेंडम, दिस इज कॉल्ड पीपीएम, प्राइवेट प्लेसमेंट मेमोरेंडम। अब यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं, एक तो पीपीएम पे भी आ सकता है क्वेश्चन, ये भी आ सकता है दिस वाज सब्जेक्ट टू डिस्क्लोजर ऑफ व्हाट, तो आपको पता होना चाहिए इट इज पीपीएम विच इज प्राइवेट प्लेसमेंट मेमोरेंडम। एआईएफ का फुल फॉर्म भी डेफिनेटली आ सकता है और ये आ भी चुका है पहले, एआईएफ होता है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। सेबी पे क्वेश्चन आ सकता है कि वे इज द हेडक्वार्टर ऑफ सेबी, मुंबई। सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ सेबी। प्लस एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है और मैंने बहुत बार डिस्कस करा है कि हु इज द रेगुलेटर ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया, तो याद रखना सेबी। तो 2 मार्केट होते हैं, मनी एंड कैपिटल, कैपिटल मार्केट को सेबी रेगुलेट करता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। So next is recently center has signed with loan amount with World Bank for improving healthcare services in Mizoram. So हाल ही में सेंटर ने कितना अमाउंट का कितना लोन अमाउंट साइन करा है वर्ल्ड बैंक के साथ मिजोरम में हेल्थ केयर सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए, फॉर इम्प्रूविंग हेल्थ केयर सर्विसेज इन मिजोरम। सो द आंसर इज $32 million, ऑप्शन डी। तो वो करा है $32 मिलियन का, $32 मिलियन का लोन अमाउंट साइन करा है वर्ल्ड बैंक के साथ, ठीक है, मिजोरम की हेल्थ केयर सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर इज इन वॉशिंगटन डीसी। वर्ल्ड बैंक की 4 लैंडिंग आर्म्स है, दे आर 4 लैंडिंग आर्म्स ऑफ वर्ल्ड बैंक। आई ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू इन मेनी लेक्चर्स की कौन कौन सी है, यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन की कौन कौन सी 4 लैंडिंग आर्म्स है वर्ल्ड बैंक की, और उन चारों लैंडिंग आर्म्स का जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन डीसी में है, ठीक है। So पहला क्वेश्चन इज Montek Singh Ahluwalia, former deputy chairman of the Planning Commission and distinguished fellow at the Center for Social and Economic Progress, was named as a member of a high-level advisory group formed by whom? ठीक है, तो मोन्टेक सिंह आहूवालिया जो हैं, जो कि फॉर्मर डेप्यूटी चेयरमैन रह चुके हैं प्लानिंग कमीशन के और एक डिस्टिंग्विश फेलो भी रह चुके हैं CSEP में, दैट इज सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो उनको जो है उनको ही वाज नेम्ड एज अ मेंबर, वो मेंबर बने हैं HLAG के, ठीक है, दैट इज हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप। तो ये आपको बताना है कि ये जो HLAG है विच इज हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप, वो किसने फॉर्म करा है। सो इट इज फॉर्म्ड बाय वर्ल्ड बैंक एंड IMF, वर्ल्ड बैंक ने और IMF इज इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ठीक है। गाइज यहाँ पे आप ये देख सकते हैं प्लानिंग कमीशन है, ठीक है, प्लानिंग कमीशन को अब नीति आयोग बोला जाता है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो प्लानिंग कमीशन पहले था, ठीक है, आई गेस 2015 में शायद इसका नाम नीति आयोग पड़ा था, ठीक है, इफ आई एम रॉन्ग तो प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। तो प्लानिंग कमीशन को ही अब नीति आयोग बोला जाता है, ठीक है। इन सब के वो याद रखना, CSEP का फुल फॉर्म क्या है, HLAG का फुल फॉर्म, ये सब याद रखना। IMF आपको पता ही है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर मैं बताई चुकी हूँ एक बारी, वॉशिंगटन डीसी में है, ठीक है। यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट्स कि IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ IMF। Which state government named Nobel laureate Esther Duflo and former Reserve Bank of India Governor Raghuram Rajan as part of a 5-member Economic Advisory Council for the state? इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने नोबेल लॉरिएट रह चुके हैं एस्थर डफलो और फॉर्मर RBI के गवर्नर रह चुके रघुराम राजन, आप सभी जानते हैं। एक 5-मेंबर कमिटी फॉर्म हुई है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, एक 5-मेंबर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल करा है किस स्टेट का, कौन सी स्टेट, फॉर द स्टेट, सो दैट इज तमिलनाडु। तो ये करा है तमिलनाडु के लिए, ऑप्शन सी। फर्स्ट क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट क्रेडिट टू GDP रेशियो, ठीक है, एंड यू हैव टू टेल द करेक्ट स्टेटमेंट। सो यू हैव बीन गिवन 3 स्टेटमेंट्स एंड यू हैव टू टेल दैट विच वन इज करेक्ट, ठीक है। सो पहला स्टेटमेंट इज अ क्रेडिट GDP रेशियो ऑफ 100% इज आइडियल विच इंडिकेट्स रोबस्ट डिमांड फॉर क्रेडिट। तो जो क्रेडिट GDP रेशो होता है, GDP इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो जो क्रेडिट GDP रेशो होता है वो 100% का वो आइडियल माना जाता है क्योंकि वो इंडिकेट करता है एक रॉबस्ट डिमांड क्रेडिट के लिए, ठीक है। सो दिस इज ट्रू, यानी कि आपका स्टेटमेंट ए यहाँ पे करेक्ट है। A higher credit to GDP ratio indicates aggressive and active participation of the banking sector in the real economy, ठीक है। बी स्टेटमेंट ये है कि जो हायर क्रेडिट टू GDP रेशियो होता है वो इंडिकेट करता है एग्रेसिव और एक्टिव पार्टिसिपेशन बैंकिंग सेक्टर का रियल इकोनॉमी में, ठीक है। सो इट इंडिकेट्स एक्टिव एंड एग्रेसिव एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द बैंकिंग सेक्टर इन द रियल इकोनॉमी विच इज ऑल्सो ट्रू। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सी।
According to the latest data from the Bank for International Settlements, the bank to credit to GDP ratio fall to a 5-year high of a little over 56% in 2020. अगर हम BIS, ठीक है, BIS is बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, अगर हम इसके डेटा की बात करें तो जो बैंक क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो है वो फॉल करता है टू अ 5-year हाई ऑफ अ लिटिल ओवर 56% इन 2020, यानी कि 56% वो है 2020 में, ठीक है। सो दिस इज इनकरेक्ट। अभी इस स्टेटमेंट पे हम बात करेंगे, तो यहाँ पे अगर हम मतलब आंसर देखें अपना तो हो गया ऑप्शन डी ओनली ए एंड बी, यानी कि ए और बी दोनों ही करेक्ट है, आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट है, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो भी इंफॉर्मेशन है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। So, the bank credit to GDP ratio rose to a 5-year high of a little over 56% in 2020, but way behind its peers and just half of the G20 average according to the latest data from the Bank of International Settlements. ठीक है, तो जो बैंक टू क्रेडिट जीडीपी रेशियो है वो रोज करा है 5-year हाई ऑफ अ लिटिल ओवर 56% 2020 में, बट वो वे बिहाइंड है अपने पीयर्स के और बिल्कुल हाफ है G20 एवरेज के, एंड इट इज जस्ट हाफ ऑफ द G20 एवरेज अगर हम लेटेस्ट डेटा की बात करें फ्रॉम बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, अगर हम BIS के लेटेस्ट डेटा के हिसाब से बात करें तो at a 56.075% credit to GDP ratio, total outstanding bank credit stood at $1.52 trillion in the country in 2020, according to the BIS data for the year. But this is still the second lowest among all its Asian peers. और अगर हम देखें कि 56.075% पे जो क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो है उस जो 56.075% क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो है जो उसको टोटल आउटस्टैंडिंग बैंक क्रेडिट है वो है आपका 1.52 ट्रिलियन डॉलर कंट्री में इन 2020 में, अगर हम बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS डेटा की बात करें 2020 के लिए। बट ये जो है इट इज स्टिल द सेकंड लोएस्ट अमंग ऑल इट्स एशियन पीयर्स, अगर हम एशियन पीयर्स की बात करें तो फिर भी ये सेकंड लोएस्ट पे आ रहा है, बट दिस इज स्टिल द सेकंड लोएस्ट अमंग ऑल इट्स एशियन पीयर्स। नेक्स्ट देखते हैं, Google Pay announced card tokenization with SBI, IndusInd in collaboration with which bank? Google Pay ने announce करा है card tokenization SBI और IndusInd बैंक के साथ in collaboration of what? So in collaboration with Visa. So Google Pay announced card tokenization with SBI, IndusInd in collaboration with Visa. ठीक है, SBI का headquarter is in Mumbai, which is easy, I already told. ठीक है, आपको मुझे बताना है where is the headquarter of IndusInd Bank. So you have to tell me in the comment section the headquarter of IndusInd Bank. ठीक है, Which bank has recently launched the Arogyam Healthcare Business Loan? इनमें से कौन सा बैंक है जिसने हाल ही में आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन लॉन्च करा है? सो द आंसर इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन आई SBI, ऑप्शन बी सॉरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जहाँ पे भी आरोग्य करके कुछ इस तरीके के आरोग्य टाइप रिलेटेड आता है ना, तो the central government has extended the tenure of KK Venugopal by one more year till June 30th, 2022. Which of the following designation is associated with KK Venugopal? तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है KK वेन्यूगोपाल का टर्म, कितने साल के लिए? 1 साल और एक्सटेंड कर दिया, यानी कि जो टर्म है वो 1 साल और एक्सटेंड होकर 30 जून 2022 तक का हो चुका है। तो आपको बताना है कि जो KK वेन्यूगोपाल हैं वो किस डेजिग्नेशन पर हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैबिनेट सेक्रेटरी, सेबी चेयरमैन और LIC चेयरमैन। सो द आंसर इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो KK वेन्यूगोपाल जो है वो अटॉर्नी जनरल है इंडिया के। तो क्वेश्चन आपको सिंपल ऐसे भी मिल सकता है कि हु इज द करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ अ कंट्री ऑफ इंडिया, तो आपको पता होना चाहिए वो है KK वेन्यूगोपाल। So next is recently Center has signed with what loan amount with World Bank for improving healthcare services in Mizoram. So हाल ही में सेंटर ने कितना अमाउंट का कितना लोन अमाउंट साइन करा है वर्ल्ड बैंक के साथ मिजोरम में हेल्थ केयर सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए, फॉर इम्प्रूविंग हेल्थ केयर सर्विसेज इन मिजोरम। सो द आंसर इज $32 million, ऑप्शन डी। तो वो करा है $32 million का, $32 million का लोन अमाउंट साइन करा है वर्ल्ड बैंक के साथ, ठीक है, मिजोरम की हेल्थ केयर सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर इज इन वॉशिंगटन DC। वर्ल्ड बैंक की 4 लैंडिंग आर्म्स है, दे आर 4 लैंडिंग आर्म्स ऑफ वर्ल्ड बैंक। आई ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू इन मेनी लेक्चर्स की कौन कौन सी है। यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन की कौन कौन सी 4 लैंडिंग आर्म्स है वर्ल्ड बैंक की, और उन चारों लैंडिंग आर्म्स का जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन DC में है,
ठीक है। So first question is, which bank has recently announced the launch of comprehensive banking solutions for medical doctors called Salute Doctors? इनमें से कौन सा बैंक है जिसने अनाउंस करा है लॉन्च एक कॉम्प्रिहेंसिव बैंकिंग सोल्यूशन? अभी वी विल डिस्कस अबाउट दिस, ठीक है, मेडिकल डॉक्टर्स के लिए, जिसका नाम है सैल्यूट डॉक्टर्स, मतलब डॉक्टर्स को सलामी, हिंदी में इसका मतलब आएगा। तो ये है ICICI बैंक, ऑप्शन बी। एंड आई हैव आस्क्ड यू मेनी अ टाइम्स, अगेन आई एम आस्किंग यू वन मोर थिंग कि मुझे कमेंट्स में आपको ये बताना है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICICI बैंक। हेडक्वार्टर इसका वहां पर है आपका मुंबई में, ठीक है। सो यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन की फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि एग्जाम में ये आ जाता है। Which of the following SFB has partnered with digital lender LoanTap to provide personal loans to salaried professionals? इनमें से कौन सा SFB है, यानी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक को शॉर्ट में SFB भी बोला जाता है, जिसने पार्टनर करा है डिजिटल लेंडर LoanTap के साथ पर्सनल लोन्स प्रोवाइड करने के लिए टू सैलरीड प्रोफेशनल। जो सैलरीड प्रोफेशनल्स हैं उनको पर्सनल लोन्स प्रोवाइड करने के लिए। सो द आंसर इज उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन ई। अगेन आप समझ जाइए कि मैं आपको क्या पूछने वाली हूँ। मैं पूछने वाली हूँ कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। गाइज रिमेंबर, स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट बैंक्स, इनके हेडक्वार्टर अच्छे से देख लेना। So, Ujjivan Small Finance Bank has partnered with digital lender LoanTap to provide personal loans to salaried professionals. Okay, this is part of Ujjivan Small Finance Bank's application programming interface banking initiative. तो ये जो part है ना जिसमें सैलरीड प्रोफेशनल्स को पर्सनल लोन दिए जाएंगे, ये उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस बैंकिंग इनिशिएटिव का पार्ट है, ठीक है। जो कमेंट्स में आपको पता है क्या बताना है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। The World Bank has increased its COVID-19 vaccine fund for developing countries by $8 billion to how much? जो वर्ल्ड बैंक है उसने इंक्रीज कर दिया अपने कोविड-19 वैक्सीन फंड डेवलपिंग कंट्रीज के लिए 8 बिलियन से कितना, $8 बिलियन से कितना? सो वो कर दिया है $8 बिलियन टू $20 बिलियन, ऑप्शन सी। तो 8 से $20 बिलियन कर दिया है, ठीक है। क्वेश्चन ये आ सकता है किस टाइप के कंट्रीज के लिए, तो याद रखना डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, ठीक है। So first question is, which of the following bank has become the second most valued listed public sector bank? इनमें से कौन सा बैंक है जो कि सेकेंड नंबर पे मोस्ट वैल्यूड लिस्टेड पब्लिक सेक्टर बैंक बना है, मोस्ट वैल्यूड PSB बना है, ठीक है। सो द आंसर इज IOB, इंडियन ओवरसीज बैंक। तो आपको IOB में मिल सकता है नॉर्मली, ठीक है, दैट इज इंडियन ओवरसीज बैंक, या फिर आपको सिंपली इंडियन ओवरसीज बैंक मतलब शॉर्ट फॉर्म भी मिल सकती है और इसका प्रॉपर फुल फॉर्म भी मिल सकता है, ठीक है। सो इंडियन ओवरसीज बैंक और इंडियन बैंक, इन दोनों का हेडक्वार्टर याद रखना गाइस, चेन्नई में है। बैंक ऑफ बड़ौदा का वडोदरा में है, पंजाब नेशनल बैंक का आपका दिल्ली में है, और पंजाब एंड सिंध बैंक का भी न्यू दिल्ली में है। कैनरा बैंक आपका बेंगलुरु में। So Indian Overseas Bank became the second most valued listed public sector bank with a market capitalization of over 50 करोड़, ठीक है, 50,000 करोड़ सॉरी। तो ये सेकंड मोस्ट वैल्यूड लिस्टेड पब्लिक सेक्टर बैंक बना है विद कितना मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसका, ऑफ ओवर 50,000 करोड़, 50,000 करोड़। As a street discounts privatization of the state-owned lender, its share have appreciated over 50% on the BSE. So as a street discounts privatization, जो इसके शेयर हैं वो appreciated हुए हैं कितने, over 50% on the BSE. BSE is Bombay Stock Exchange. The privatization plan was announced in the Union Budget for financial year 22 as part of the government's broader uh, uh, डिसइन्वेस्टमेंट गोल्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 22। तो जो प्राइवेटाइजेशन प्लान है वो अनाउंस हुए हैं यूनियन बजट में फाइनेंशियल ईयर 22 के, जो 2022 का यूनियन बजट था उसमें अनाउंस हुए, ठीक है, एज पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ब्रॉडर डिसइन्वेस्टमेंट गोल, जो कि है फाइनेंशियल ईयर फॉर फाइनेंशियल ईयर 22 का में, ठीक है। सॉरी गाइज, आई जस्ट गॉट फंबल, ठीक है, थोड़ा सा। नेक्स्ट देखो, recently which bank has inked a multi-year deal with Amazon Web Services for powering digital banking services? इनमें से कौन सा बैंक है जिसने इंक करा है, एक पार्टनरशिप की, एक मल्टी ईयर डील Amazon Web Services, जिसको हम AWS भी बोलते हैं शॉर्ट में, Amazon Web Services को हम शॉर्ट में AWS भी बोलते हैं, डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज को पावर करने के लिए। So the answer is Axis Bank, option B. Axis, which is a private sector bank and its headquarter is in Mumbai.
HDFC, एक्सिस, ICICI एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दैट इज SBI, इन चारों का हेडक्वार्टर मुंबई में है। पंजाब नेशनल बैंक का आई ऑलरेडी डिस्कस न्यू दिल्ली में। Which among the following has recently launched postpaid mini to provide small ticket instant loans? इनमें से कौन किसने लॉन्च करा है हाल ही में postpaid mini स्मॉल टिकट इंस्टेंट लोन्स को प्रोवाइड करने के लिए? सो द आंसर इज पेपाल, सॉरी पेटीएम, नॉट पेपाल, आई एम सो सॉरी, पेटीएम ने करा है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पोस्टपेड मिनी, ठीक है, स्मॉल टिकट इंस्टेंट लोन्स के लिए। Which of the following small finance bank has recently waived off non-maintenance fees for current account holders? इनमें से कौन सा small finance bank है जिसने हाल ही में वेव ऑफ कर दिया है, मतलब हटा दिया है नॉन मेंटेनेंस फीस करंट अकाउंट होल्डर्स के लिए? आपको पता है कि अकाउंट में आपको हर महीने एक मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ता है, तो अगर आप वो मेंटेनेंस चार्ज नहीं देते हैं तो वो आपका एडेड होता रहता है, राइट, और फिर एक टाइम पे अकाउंट आपका बंद हो जाता है। तो उसमें जो नॉन मेंटेनेंस फीस है, मतलब अब अकाउंट को मेंटेन करने के लिए कोई भी मेंटेनेंस फीस नहीं जाएगी, तो ऐसा किस स्मॉल फाइनेंस ने करा है, और ये सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर्स के लिए है। सो द आंसर इज इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर याद रखना चेन्नई में। ठीक, स्मॉल फाइनेंस बैंक के हेडक्वार्टर्स इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे मुझे आप कमेंट में बताना उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड लक्ष्मी फाइनेंस बैंक, इन सबके हेडक्वार्टर्स आपको बताने कहाँ पर हैं। ठीक है, तो इक्विटास का मैं बता ही चुकी हूँ, चेन्नई में है। क्वेश्चन याद सकता है किन अकाउंट होल्डर्स के लिए, तो याद रखना करंट अकाउंट होल्डर्स के लिए। Union Cabinet has approved Memorandum of Cooperation, which is MOC, between the Competition Commission of India, that is CCI, and the equivalent commission of which country? So Union Cabinet ने approve करा है MOC, that is Memorandum of Cooperation, CCI के बीच में, which is Competition Commission of India, और CCI के equivalent एक commission है किस country का? So that is Japan. ऑप्शन ई जापान। जापान की कैपिटल गाइस याद रखना, इट इज टोक्यो। टोक्यो इज द कैपिटल ऑफ जापान, एंड जापान की करेंसी भी याद रखना, इट इज येन, मतलब जापानीज येन इज द करेंसी ऑफ जापान। और जो सीसीआई के इक्विवेलेंट जो कमीशन है, दैट इज जापान फेयर ट्रेड कमीशन। ठीक है, जापान फेयर ट्रेड कमीशन है विच इज इक्विवेलेंट टू सीसीआई। तो कमीशन भी पूछ लिया जा सकता है ना, तो याद रखना जापान फेयर ट्रेड कमीशन। Tata Motors has recently partnered with which bank to offer finance solutions to for passenger vehicles? Tata Motors ने इनमें से कौन से बैंक के साथ पार्टनरशिप करी है हाल ही में, जिसमें वो ऑफर करेंगे फाइनेंस सॉल्यूशंस पैसेंजर व्हीकल्स के लिए? सो द आंसर इज IndusInd बैंक, ऑप्शन सी। So, as part of the partnership with IndusInd Banks, Tata Motors will provide the step-up scheme where the customer can choose and buy from the safest range of passenger cars in the country with a special low EMI option scheme for the first 3 to 6 months. तो पार्टनरशिप में जो टाटा मोटर्स है वो प्रोवाइड करेंगे एक स्टेप अप स्कीम, जिसमें जो कस्टमर्स हैं वो चूज कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं, चूज करके वो बाय कर सकते हैं सेफेस्ट फ्रॉम द सेफेस्ट रेंज ऑफ पैसेंजर कार, जो पैसेंजर कार्स की सेफेस्ट रेंज है उसमें से कंट्री में, और उनको इसके लिए एक स्पेशल लो ईएमआई ऑप्शन स्कीम भी प्रोवाइड की जाएगी फॉर द फर्स्ट 3 to 6 मंथ। पहले 3 से 6 महीने के लिए उनको एक स्पेशल लो ईएमआई स्कीम भी, ऑप्शन स्कीम भी प्रोवाइड की जाएगी। इंडसइंड बैंक का हेडक्वार्टर गाइस याद रखना, इट इज इन पुणे। ठीक है, Which bank has received approval from the RBI to reappoint Shyam Srinivasan as its MD and CEO for 3 years? इनमें से कौन सा बैंक है जिसको अप्रूवल मिला है आरबीआई से, जिस रीअपॉइंट करने के लिए, मतलब फिर से अपॉइंट करने के लिए श्याम श्रीवासन को उस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट करने का फॉर 3 years, 3 साल के लिए? सो दैट इज फेडरल बैंक, ऑप्शन ई। Ambuja Cement Foundation has joined hands with whom for implementation of its employability through skill initiative project? ठीक है, अंबुजा सीमेंट जो है, अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन ने इनमें से किसके साथ पार्टनरशिप की है अब किस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए? टू इम्प्लीमेंट इट्स एम्प्लॉयबिलिटी, अपनी एम्प्लॉयबिलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए थ्रू स्किल इनिशिएटिव प्रोजेक्ट, जो स्किल इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है उनके थ्रू। तो द आंसर इज NABARD, option D. NABARD full form guys is important. NABARD full form is National Bank for Agriculture and Rural Development. ठीक है, this is the full form of NABARD. ठीक है, NABARD full form is very very important and NABARD headquarters is in Mumbai.
एक और फुल फॉर्म आ जाती है नाबार्ड से रिलेटेड फंड्स पे, विच इज टर्म्ड एज RIDF, दैट इज रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आ जाता है RIDF का, याद रखना, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। FDI is an investment from a party in one country into a business in another country with the intention of establishing a lasting interest. What is D in FDI short for? ये मैंने काफी बार आपके बैंकिंग अवेयरनेस के सेशन में भी डिस्कस करा है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए नहीं, आपके उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यूज के लिए। तो जो FDI है वो होता क्या है? FDI एक इन्वेस्टमेंट है जिसमें कोई भी एक पार्टी एक कंट्री से किसी दूसरे कंट्री में अपना वो बिजनेस सेटअप करती है। ठीक है, इट सेट्स अप बिजनेस इज अनदर कंट्री। जो उनका बिजनेस सेटअप करने का इंटेंशन क्या रहता है? एक लास्टिंग इंटरेस्ट एस्टेब्लिश करना। सो बेसिकली आप इसका एग्जांपल ले सकते हो अमेजोन। Amazon, which is your e-commerce company. So Amazon US based है, right? Amazon का headquarter is in Seattle, US में है। तो Amazon यहाँ पर भी है, ठीक है, इंडिया में भी Amazon है। तो बेसिकली Amazon ने अपना जो बिजनेस है वो हमारे कंट्री में भी सेटअप करा, और Amazon अपने इंटेंशन क्या है? एक लास्टिंग इंटरेस्ट एस्टेब्लिश करना। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड FDI। सो आपको बताना है डी क्या होता है FDI में। सो डी इज डायरेक्ट, ऑप्शन सी। और FDI का फुल फॉर्म पूरा होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब फॉरेन से, बाहर से कंट्री है तो फॉरेन डायरेक्टली इन्वेस्ट करना। ठीक है। Amazon India launched its first digital केंद्र where? Amazon India ने अपना पहला डिजिटल केंद्र कहाँ पे लॉन्च करा है? Amazon India में। तो याद रखना सूरत, ऑप्शन ए गुजरात, सूरत गुजरात में लॉन्च करा है। ठीक है। So Amazon India launched its first digital केंद्र in Surat, Gujarat as part of its commitment to digitize 10 million Indian micro, small and medium enterprises by 2025। तो ये डिजिटल केंद्र क्यों करा है? क्योंकि Amazon ने कमिट करा है कि वो डिजिटाइज करेंगे 10 मिलियन इंडियन MSME को, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को बाय 2025, बाय 2025। सो गाइज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। हु इज द CEO ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र? बैंक ऑफ महाराष्ट्र के आपको CEO बताने, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। हु इज द CEO ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र? तो आंसर इज AS राजीव। AS राजीव इज द CEO ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर गाइज इज इंपॉर्टेंट, इट इज इन पुणे, बिकॉज काफी लोग मुंबई भी इसमें टिक लगा सकते हैं, तो इसका हेडक्वार्टर याद रखना पुणे में है। ठीक है। So next is, who among the following recently announced a new Bitcoin based business name TBD? इनमें से कौन है जिसने अनाउंस करा है एक नया बिटकॉइन बेस्ड बिजनेस नेम जिसका नाम है TBD? ठीक है, सो द आंसर इज जैक डॉर्सी। नाउ हु इज जैक डॉर्सी? आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है। सो जैक डॉर्सी जो है, ही इज द CEO ऑफ ट्विटर। जो ट्विटर आपका सोशल प्लेटफॉर्म है, उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं जैक डॉर्सी। So Twitter CEO Jack Dorsey has announced to create a new business focused on building an open developer platform for Bitcoin for his financial payments company Square। तो जो ट्विटर के CEO हैं जैक डॉर्सी, वो उन्होंने अनाउंस करा है कि वो क्रिएट करेंगे एक नया बिजनेस जो कि फोकस करेगा एक ओपन डेवलपर प्लेटफॉर्म को बिल्ड करने के लिए, बिटकॉइन के लिए, अपने फाइनेंशियल पेमेंट कंपनी, फॉर हिज फाइनेंशियल पेमेंट कंपनी जिसका नाम है स्क्वायर। तो याद रखना ये आ सकता है। ठीक है, स्क्वायर पे क्वेश्चन आ सकता है जिसका नाम है TBD। द न्यू बिजनेस जॉइंस एग्जिस्टिंग पेमेंट सर्विसेज लाइक सेलर, कैश ऐप एंड टाइडल। तो ये जो TBD है, ये एक नया जो बिजनेस है इसने ज्वाइन कर लिया है एग्जिस्टिंग पेमेंट सर्विसेज जैसे कि सेलर, कैश ऐप, टाइडल। तो ये सब ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, तो याद रखना उनका जो फाइनेंशियल पेमेंट कंपनी है उसका नाम है स्क्वायर। ठीक है। NCGTC issued guidelines for credit guarantee scheme for medical infrastructure projects. So NGCTC ने guidelines issue की हैं credit guarantee scheme के लिए for medical infrastructure projects, medical infrastructure projects के लिए। What is the total value of this credit guarantee scheme by NGCTC? तो आपको बताना है total value क्या है, ये जो credit guarantee scheme है NCGTC के द्वारा, उसके लिए टोटल वैल्यू क्या है? सो द आंसर इज 50,000 करोड़, ऑप्शन सी। आंसर है 50,000 करोड़। अब NCGTC का जो पूरा फुल फॉर्म है वो याद रखना, क्रेडिट गारंटी पे है तो CG से याद रखना क्रेडिट गारंटी। सो नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, दिस इज द फुल फॉर्म, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड। So first question is,
विच और गाइज yesterday I asked you कि मैं एक अपना टेलीग्राम चैनल के लिए आ रही हूँ, तो यस आई एम कमिंग विद अ टेलीग्राम चैनल जो आपको कल मिल जाएगा एंड यू विल स्टार्ट गेटिंग पीडीएफ्स ओवर देयर. सो पहले क्वेश्चन, विच बैंक हैज लॉन्च अ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड विद हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड. इनमें से किस बैंक ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करा है HPCL के साथ मिलके, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ मिलके? सो दैट इज ICICI बैंक. ICICI बैंक का हेडक्वार्टर याद रखना, इट इज इन मुंबई. ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में. So next is, which of the following state has recently introduced a program to transform foundational learning with the aid of World Bank? इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने हाल ही में इंट्रोड्यूस करा है एक प्रोग्राम ट्रांसफॉर्म करने के लिए फाउंडेशन लर्निंग, किसकी हेल्प से? वर्ल्ड बैंक की हेल्प से. सो दैट इज ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश. इसमें मैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताऊं तो वर्ल्ड बैंक के 4 लैंडिंग आर्म्स है, याद रखना. ये ऑलरेडी टोल्ड यू, दे आर 4 लैंडिंग आर्म्स ऑफ वर्ल्ड बैंक. मुझे नाम बताना कमेंट में, मैंने बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है. और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर इज इन वाशिंगटन DC. तो जो वर्ल्ड बैंक के चारों लैंडिंग आर्म्स है उनका भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में ही है. ठीक है. Which of the following bank has recently selected पैसा लो as its national corporate business correspondent? इनमें से कौन सा बैंक है जिसने हाल ही में सिलेक्ट करा है पैसा लो अपना एक नेशनल कॉर्पोरेट बिजनेस करेस्पॉन्डेंट एज इट्स नेशनल कॉर्पोरेट बिजनेस करेस्पॉन्डेंट? सो द आंसर इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI. SBI का हेडक्वार्टर याद रखना, इट इज इन मुंबई. ठीक है. सो State Bank of India has selected Paisalo Digital as its national corporate business correspondent for boosting its financial inclusion drive with the help of kiosk bank based services. तो आपको kiosk based जो बैंक सर्विसेज के बारे में तो पता ही है, मैंने बताया था. तो जो बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन को बूस्ट करते हैं. ठीक है. बेसिकली क्यों बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट? क्योंकि ये जो ऐसे एरियाज में जाते हैं जहाँ पे बैंकिंग वो नहीं है, मतलब जहाँ पे बैंकिंग लोगों को इजीली नहीं मिल पाती बैंकिंग फैसिलिटीज. ठीक है. पैसा लो इज टैपिंग इनटू 8 लाख करोड़ मार्केट अपॉर्चुनिटी ऑफ स्मॉल टिकट लोन्स फॉर इंडिया 365 मिलियन अनबैंक पॉपुलेशन. तो जो पैसा लो है वो टैप कर रहा है कितना? इनटू 8 लाख करोड़ मार्केट अपॉर्चुनिटी ऑफ स्मॉल टिकट लोन्स इंडिया के करीब 365 मिलियन अनबैंक पॉपुलेशन, मतलब करीब इंडिया के 365 मिलियन अनबैंक पॉपुलेशन के लिए. ठीक है. Which of the following state government has recently implemented blockchain technology to tackle issues related to fake education certificates? तो आपको पता है कि फेक एजुकेशन सर्टिफिकेट्स लोग बनवा लेते हैं. ठीक है. तो ये काफी बड़ा इश्यू है देखा जाए, मतलब काफी खतरनाक चीज है. तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने इम्प्लीमेंट करा है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जिसकी हेल्प से ये फेक एजुकेशन सर्टिफिकेट्स का जो इश्यू है उसको टैकल करेंगे? सो द आंसर इज महाराष्ट्र. ऑप्शन सी, महाराष्ट्र. Next is, banking and financial services major government sector has opened a global center where? बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज मेजर है जिसका नाम है गोल्डमैन सैक्स, उसने अपना ग्लोबल सेंटर कहाँ पे ओपन करा है? यू हैव टू टेल वेयर इट हैज ओपनड अ ग्लोबल सेंटर. तो इट हैज ओपनड इन हैदराबाद. ठीक है. ऑप्शन ई. तो ये हैदराबाद में ओपन करा है गोल्डमैन सैक्स ने. बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज मेजर है वो. So, Goldman Sachs has opened a new facility in Hyderabad as part of its commitment to expand its global center for engineering and business innovation in India. तो ये उसका कमिटमेंट है गोल्डमैन सैक्स का कि वो एक्सपेंड कर रहा है अपना ग्लोबल सेंटर इंजीनियरिंग और बिजनेस इनोवेशन के लिए इंडिया में. ठीक है. The new office is expected to have about 800 people by year end and grow to over 2500 people by 2023. तो जो नया ऑफिस है हैदराबाद में वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि ईयर एंड तक वहाँ पे करीब 800 लोग हो जाएंगे, मतलब करीब 800 पीपल वहाँ पे हो जाएंगे ईयर एंड तक. और साथ ही साथ वो ग्रो कर जाएगा अराउंड 2500 पीपल बाई 2023, मतलब करीब 2500 लोग हो जाएंगे 2023 तक बाई 2023. ठीक है. Which of the following bank has entered into an agreement with Visa after RBI bans Mastercard? तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने एंटर करा है, मतलब जिसने एक एग्रीमेंट साइन करा है वीजा के साथ जब RBI ने मास्टर कार्ड को बैन कर दिया उसके बाद? आफ्टर RBI बैन्स मास्टर कार्ड. सो दैट इज RBL बैंक. ऑप्शन डी. सो कमेंट्स में यू हैव टू टेल मी वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ RBL बैंक. RBL बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ठीक है. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक बैंक विद अ सोल इक्विटास? ठीक है. इनमें से कौन है इस बुक के ऑथर जिसका नाम है बैंक विद अ सोल इक्विटास?
ठीक है। इक्विटा इज अ स्मॉल फाइनेंस बैंक, पता ही होगा आपको, चेन्नई इज द हेडक्वार्टर ऑफ दिस, तो वो है सी के गरियाली, ठीक है, ऑप्शन बी। सो सी के गरियाली इज द ऑथर ऑफ दिस बुक बैंक विद द सोल इक्विटास, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस बुक्स एंड ऑथर्स पे मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक या दो क्वेश्चन आप मान के चलिए कि यू विल डेफिनेटली गेट क्वेश्चंस फ्रॉम बुक्स एंड ऑथर्स, दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अगला देखते हैं। रिसेंटली विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स प्रोग्राम लॉन्च इन पार्टनरशिप विद इंडिया। सो इनमें से कौन से कंट्रीज ने करा है टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, दैट इज TIWB प्रोग्राम, जिसको पार्टनर किसके पार्टनरशिप में, इंडिया के साथ पार्टनरशिप में लॉन्च करा है। सो द आंसर इज भूटान, ऑप्शन ई, ठीक है। भूटान का फुल फॉर्म इज, सॉरी भूटान का फुल फॉर्म कह रही हूँ, भूटान की कैपिटल इज थिम्पू, थिम्पू इज द कैपिटल ऑफ भूटान एंड भूटान करेंसी इज नगलत्रुम, नगलत्रुम इज द करेंसी ऑफ भूटान एंड भूटान कैपिटल इज थिम्पू, ठीक है। याद रखना टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स प्रोग्राम, दैट इज TIWB, तो यहाँ पे फुल फॉर्म आपको डेफिनेटली पूछ लिया जाएगा कि TIWB का फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखना टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है। रिलायंस रिटेल रिसेंटली अनाउंस बाइंग व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टेक इन जस्ट डायल, आपने जस्ट डायल का नाम सुना ही होगा राइट, तो रिलायंस रिटेल ने अनाउंस करा है कि वो कितना परसेंट स्टेक बाय करेंगे जस्ट डायल से इन जस्ट डायल, सो दैट इज 66.95%, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 66.95%. So Reliance Retail Ventures Limited is acquiring a controlling stake of 66.95% in 25-year-old in search engine platform Just Dial, जो कि 25 साल पुराना सर्च इंजन प्लेटफॉर्म है जस्ट डायल, कितने करोड़ का, फॉर 5719 करोड़। RRVL will acquire 25.33% in Just Dial through a preferential allotment, तो 25.33% तो Just Dial में वो एक्वायर करेंगे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के थ्रू, जो कि कितने का होगा 1022.25 पर शेयर, एफ बाकी का जो 15.62% है वो फ्रॉम इट्स फाउंडर VSS मनी, वो उसके फाउंडर VSS मनी से, जो कि कितने का होगा 1020 पर शेयर, सो इट वुड मेक एन ओपन ऑफर टू एक्वायर अप टू 26%, ठीक है। तो आपको मेन जो चीज है वो बस इतना याद रखना है कि कितना परसेंट है और कितने का है 5719 करोड़, ये आपको मेन याद रखना है। So I hope you people like this session. If you like it, please hit the like button. Don't forget to share with your friends and please don't forget to subscribe to the channel.